अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं प्रीवियस नॉवेल का 4th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, इसके पार्ट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। सुने, मुझे मेरी किताबें पकड़ा दें। आरजू ने निहायत ही तमीज़ से पुकारा था। फिलहाल उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अकेली इस रूम में थी और दानियाल ही फिलहाल उसका सहारा था। दानियाल ने सोफे पर बिखरी उसकी किताबें उसे पकड़ा दी थीं, वो पेन भी। वो जाने को पलटा जब वो फिर लब दबाते हुए बोली थी। दानियाल ने बुरी तरह दांत किचकिचाए थे जबकि आरजू अपनी हंसी जब्त कर रही थी। वो पेन पकड़ा था, उसके कमरे से निकल गया। आरजू शरारती अंदाज में हंसी थी। अब देखना कैसे खिदमतें करवाती हूँ तुमसे, वो मुँह बनाते हुए बोली थी। किताब खोल गई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरी बीवी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ने गए। माहिल ने अपनी ठोड़ी पर गन की नोक महसूस करते हुए सामने देखा। वो फुल ब्लैक कपड़ों में मलबूस था। उसके सर पर हैट थी और चेहरे पर नकाब। सर्द आवाज़ में बोलते वो कमरे में अजीब ही पुरस्रारी उतार रहा था। मेरी हिम्मत तुमने देखी ही कहाँ है अभी, और मेरी होने वाली बीवी ने मुझसे आधा सच बयान किया है। खैर उसे तो मैं देख लूँगा, पहले तुम्हारी खातिर तो दरवाज़ा को इंजॉय कर लूँ। वो इस्तज़ाई अंदाज में बोला था। इस वक्त घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ पीछे बांधे गए थे। उसके बाद सुनने सामने खड़े गैंगस्टर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो तुमसे ना जाने कितने और झूठ बोले। खैर मेरी चीज़ों को छूने वाले के मैं हाथ काट देता हूँ। वो नीचे झुकते हुए अपनी हेज़ल ग्रीन आंखें उस पर गाड़ते हुए दबी दबी आवाज़ में गुर्राया था। उसने रिवॉल्वर निकालते माहिल के बाजू में फायर किया, जिससे गोली उसके बाजू को छूकर गुजर गई थी। माहिल ने शदीद तकलीफ से लब भींच लिए थे। जब बाहर से आती आवाज़ों पर उसने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, चलती फिरती मौत। मैं खुद एक ट्रैकिंग डिवाइस हूँ, अपने ससुरालियों से मिल लो। वो तंजिया हंसा था जब दरवाजे पर लात मारते हुए कुछ कांस्टेबल अंदर आए थे। अलेक्जेंडर की आंखों में सुकून फैल गया था। बेस्ट ऑफ लक, वो झुकते हुए बोला था और फिर चंद पल में इन कांस्टेबल को ढेर करता हुआ माहिल के जानिब मुड़ा। लेकिन बाहर से आती कई कदमों की आवाज़ पर वो लब भींचे वहाँ से निकल गया था। दूसरी जानिब माहिल ने अपने बाजू में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस की थी। माहिल तुम ठीक हो? जमशेद खान अंदर आते हुए उसके हाथों को आज़ाद करते बोले थे। वो धीरे से इस बात में सर हिला गया था। उसने पॉकेट से रुमाल निकालते हुए अपने बाजू पर बांधा था। तुम अस्पताल जाओ, मैं फिर मुझसे मिलना। जमशेद खान उसके कंधा थपथपाते हुए बोले थे। माहिल सर हिलाता हुआ वहाँ से निकला था और हमेशा ही खुद में कहीं ना कहीं ट्रैकिंग डिवाइस छुपाकर रखता था, लेकिन शायद अलेक्जेंडर ने उसे आम समझ लिया था, तभी वो आम अंदाज में उसे मारने वाला था। लेकिन अब अनजाने न जाने क्या होने वाला है। पहली बार गैंगस्टर की हार हुई थी और दूसरी माह के करीब उस इंसान की मौजूदगी ने उसका दिमाग वक्त से उड़ा दिया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अहमद ने रेस्टोरेंट में बैठे रानिया को देखा था जो फिरोज़ी फ्रॉक में मलबूस थी। उसका दिल घबरा रहा था और चेहरे पर डर के तासुरात थे। हे रानिया, क्यों डर रही हो यार? मैं हूँ ना। अच्छा बताओ, शादी के फंक्शन में क्या पहनना चाहोगी तुम? वो उसके हाथों को अपनी तपिश भरी गिरफ्त में लेते हुए बोला था। रानिया ने मुस्कुराकर उसे देखा था। जो आपको पसंद हो, वो सुर्ख होते चेहरे के साथ बोली थी। अहमद खुलकर मुस्कुराया था। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं तुम्हें अपने पसंदीदा रंगों में देखूंगा। वो चमकती काली आंखों से उसे देखते हुए बोला था। रानिया का दिल खुशी से झूम उठा था। पहले वाला खौफ और घबराहट अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ अहमद, वो मुस्कुराकर बोली थी। अहमद ने लबों पर दिल फरीब मुस्कुराहट सजा ली। डैड अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। मैं उनसे हमारी शादी की बात करूँगा। मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें पालूँ। अहमद उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला था। रानिया का दिल तेज़ी से धड़का था। उसके चेहरे पर गुलाल बिखर गया। मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता रानिया, मैं जल्द अज जल्द तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। खैर कल मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, तुमने ज़रूर आना है। अहमद उठते हुए बोला था। रानिया ने बेबसी से उसे देखा था। प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अहमद आंखों में उदासी लिए बोला था। रानिया ने जज्बात में सर हिलाया था। वैसे भी अहमद उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो हर पल उसका ख्याल रखता था। रानिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अहमद जैसा ख्याल रखने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है। ऐसे में वो अहमद को नाराज़ हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, तभी तो वो फ़ौरन मान गई थी। ये मानना ही बस सबसे बड़ी गलती है। कहाँ गई वो फाइल? जमशेद खान ने पूरी अलमारी छान मारी थी। गर्ज अपने कमरे का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन वो फाइल उनके लॉकर से ना जाने कहाँ गायब हो गई थी और अब मिल नहीं रही थी। वो फाइल उनके लिए बहुत अहम थी। वो घर से गुस्से से निकलते सीधा स्टेशन आए थे। माहिल भी उनके सामने बैठा था। इसके बाजू में सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। क्या हुआ सर, इतने परेशान क्यों हैं? माहिल ने जमशेद खान को देखते हुए कहा था, जिस पर वो लब भीज गए थे। उसमें बहुत हसास इन्फॉर्मेशन थी। वो किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहते थे।
इज़ एवरीथिंग ओके? माहिल ने अपने बाजू की जानिब देखा। उससे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। जमशेद खान ने सर्द आह भरी थी। मेरी एक बहुत अहम फ़ाइल मेरे घर के लॉकर से गायब हो गई है। जमशेद खान लब भींचते हुए बोले थे तो माहिल ने अफसोस से उन्हें देखा था। अब ऊपर से मुझ पर प्रेशर बनेगा। मुझे किसी भी कीमत पर वो फ़ाइल चाहिए। जमशेद साहब बाहम हाथ जोड़े बोले थे। चीफ सिलेक्टर मुझ पर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कोई खुशी भी होगी। जमशेद खान आखिरी बात तंजिया बोले थे। माहिल ने चौंकते उन्हें देखा था। क्या मतलब सर? वो नासमझी से बोले थे। इस फाइल को मैं इन तमाम लोगों के नाम थे जो डेडली गैंगस्टर के साथ मिलकर हमारे डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे थे। मुझे चीफ सिलेक्टर पर भी शक था। मैं ये काम तुम्हें देता हूँ माहिल। वो फाइल मेरे घर से गायब हुई है। या तो कोई बाहर वाला आया है या फिर। वो कहते कहते रुक गए। माहिल का ध्यान भी साकता ही महा की जानिब उठा। वो लब भींच गया। सर, क्या आपको नहीं पता इस फाइल में किसका नाम है जो हम इस तरह आसानी से उन्हें पकड़ सकेंगे? माहिल ने आसान हल पेश किया था। जमशेद खान ने अफसोस से उसे देखा। नहीं, वो फाइल मैंने खोल कर भी नहीं देखी थी। मैं और कुछ भरोसेमंद टीम को लेकर डायरेक्ट सीबीआई के पास वो फाइल पहुंचाने वाला था। जिस खुफिया आदमी ने मुझे फाइल दी थी वो भी मारा गया। जमशेद खान बहुत परेशानी से बोले थे। माहिल ने लब दबाते हुए कुछ सोचा था। ओके सर, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप परेशान न हो। वो सर हिलाते हुए बोला था। जमशेद खान ने इस्बात में सर हिलाया था। और मेरी बेटी पसंद आ गई तुम्हें? वो मुद्दा बदल गए थे। माहिल ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया था। जमशेद खान ने खुशी से उसे देखा था। तो फिर कब तक शादी की डेट फाइनल करें? जमशेद खान खुश थे। 15 दिन बाद। माहिल मुस्कुराकर बोलता हुआ उनके हाथ मिलाता वहाँ से निकल गया था। इरादा उनके घर जाने का था। अस्सलाम वालेकुम। हाल में दाखिल होते वो निहायत ही अदब से बोला था। हॉल में बैठी रुखसार बेगम के साथ सफ़िया बेगम ने भी सर उठाकर सामने देखा था जहाँ एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। सफ़िया बेगम नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोली थी। उन्हें थोड़ी देर पहले कॉल आई थी कि महा के लिए जो लड़का पसंद किया है वो घर आ रहा है, सो महा को तैयार होने का बोला जाए। वो अभी इधर बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो आंटी, मुझे महा से मिलना था। वो उनके आगे झुकता हुआ उनसे प्यार लेते मुस्कुराकर बोला। सफ़िया बेगम ने इस बात में सर हिलाया था। बैठो बेटा, पहले लंच कर लो। सफ़िया बेगम मुस्कुराती आगे की जानिब बढ़ी थी। इरादा किचन की जानिब जाने का था। नहीं आंटी, मेरा पेट भरा हुआ है, फिर कभी सही इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे महा से मिलना है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। वो निहायत अदब से बोला था। सफ़िया बेगम तो सदके वारी गई थी। उन्हें महा के लिए जैसे लड़के की तलाश थी। माहिल राना बिल्कुल वैसा ही था, शहजादों जैसा, और अखलाक भी बहुत ही अच्छा था। वो सर हिला गई। महा ऊपर टेरिस पर है बेटा, आप मिल लो। वो सर हिलाते हुए बोली थी। उनके इशारा करते वो टेरिस की तरफ जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। मुझे तो अच्छा लग रहा है, रुखसार बेगम ने मुस्कुराहट लबों में सजाते हुए कहा था, जिस पर सफ़िया बेगम भी इस बात में सर हिला गई थी। महा खान, बाहर निकलो। क्या मिला तुम्हें अपने फादर को धोखा देकर? वो ऊपर आया तो पूरा टेरिस खाली था। फिर टेरिस पर बने हुए कमरे की तरफ देखा। वो भारी बुटों की धमक छोड़ते हुए इस कमरे की दीवार के साथ खड़ा सर्द सपाट लहजे में बोला था। महा ने हलक तर किया था। ओके, फिर मैं ही अंदर आ जाता हूँ। वो उसके अंदर कमरे में दाखिल हुआ जहाँ दरवाजे पर आती रोशनी कमरे के दरमियाने हिस्से को रोशन कर रही थी। रोशनी सीधा महा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो बार बार पलकें झपका रही थी। माहिल ने उसके चेहरे पर फैली जर्द रोशनी को देखा था। इसके दिल ने एक बीट मिस की थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए बाजू को सीने पर फोल्ड किए खड़ा हो गया था। क्यों आए हो यहाँ? महा हिचकिचाते हुए बोली थी। उसने नज़र उठाकर माहिल को देखा। वो पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। वो फाइल तुमने ही चोरी की ना? वो संजीदा लहजे में बोला था। उसकी नज़रें ब्लैक फ्रॉक पैजामे में मलबूस महा को देखते वजूद पर जमी थी। महा के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। कौन सी फाइल? महा अटकते लहजे में बोली थी। दूसरी तरफ वो इस्तज़ाइया हंसा था। होने वाली बेगम, आप शायद भूल रही हैं, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैं घबराहट भापते भी चोर पकड़ लेता हूँ। वो 2 कदम उसके जानिब बढ़ते हुए बोला था। महा 2 कदम पीछे हुई थी। हाँ, मैंने चुराई है। आप दोबारा ये जानने यहाँ आए हैं? महा उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी। उसका रवा रवा खौफ से भर रहा था। जान सूली पर अटकी महसूस हो रही थी। नहीं, आपको 2 बातें बताने आया हूँ। पहली, फाइल के साथ मैं उसकी डेड बॉडी भी बरामद करूँगा जिसे फाइल चुरा कर दी है आपने। और दूसरी, हमारी शादी ठीक 14.5 दिन बाद है। महा ने चौंक कर उसे देखा था, जो मजबूत हाथ पर बंधी घड़ी को देखते हुए अब महा को देख रहा था। आप में शर्म है या नहीं? आप जानते हैं मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। महा खौफ से लबों पर ज़बान फेरते हुए बोली थी, लेकिन मुकाबिल के सामने हिम्मत रखना ज़रूरी था। शर्म क्या होती है मुझे नहीं पता। वो ज़रा झुकते हुए उसकी काली आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोला था। महा की आंखें मोहतरिक हुई थी। वो मज़ीद लड़खड़ाते एक कदम दूर हुई। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। महा उसके चेहरे को देखते हुए बोली थी। माहिल ने आईब्रो झुकाया। क्यों? वो लब भींचते बोला था। वो सच तो जानता था, लेकिन वो महा खान से सच सुनना चाहता था।
क्योंकि मेरा पहले से निकाह हो चुका है। महा नज़रें झुकाए हुए बोली थी। उसके अंदर उबाल उठा था। महा ने उसे सब बताने का फैसला किया था। क्या पता वो शादी से इनकार कर दे। महा की आंखों से आंसू टूट कर गिरा। तो फिर मुबारक हो, आप बेवा होने वाली हैं। उफ़ अल्लाह, वो तंजिया हंसते हुए बोला था। महा ने तड़प कर सर उठाकर उसको देखा था। शट अप, वो गुर्राई थी। उसे माहिर राना की बात शदीद नागवार गुजरी थी। तभी खौफ भुलाए वो चीखी थी, कहीं आपको उस गैंगस्टर से मोहब्बत तो नहीं हो गई। वो दांत पीसते लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते हुए बोला था। महा ने चाकर उसे देखा था। उसका दिमाग माउफ हो रहा था, यानी वो शख्स सब जानता था। महा को वजूद घबरा उठा था, दिल बंद होने लगा था। उसने नम आंखों से उसे देखा। इसकी आंखों से आंसू फैला। इससे पहले वो नीचे गिरता, माहिल ने अपनी चौड़ी हथेली आगे बिछा ली थी, जिससे आंसू माहिल की हथेली पर गिर गया। महा ने चौंक कर उसे देखा। ना होने वाली बेगम, आपने आंसू भी मेरी वजह से बहाने चाहिए। इन आंसू पर मेरा इख्तियार होने वाला है। ये तो खुला लेने की तैयारी पकड़ें या बेवा होने की, क्योंकि शादी तो हमारी ज़रूर होगी। वो मुट्ठी ज़ोर से बंद कर गया था। महा हैरत से उसे ढीठ इंसान को देख रही थी, जो देखने में किसी का भी चैन सुकून बर्बाद कर दे, लेकिन उसकी बातें वो भी सुकून बर्बाद कर सकती थी। वो बहुत ही ख़तरनाक है माहिल, वो धीमे अटकते नमी भरे लहजे में बोली थी। माहिल ने ज़ोर से आंखें मीची। ना करें होने वाली बेगम, मत ले नाम में। मैंने 15 दिन को 5 दिन में बदल देना है। वो चमकती नज़रों से उसे देखते हुए बोला था। महा ने शदीद गुस्से से उसे घूरा था। मुझसे दूर रहें, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहला वार तो आप देख ही चुके हैं। माहिल ने उसके कंधे पर बंधी हुई वाइट पट्टी की तरफ इशारा किया। महा को 90% यकीन था कि यह अलेक्जेंडर का ही काम हो सकता है। माहिल ने पट्टी के बाद महा को देखा था। अंदाज़ा दुरुस्त था, लेकिन मैं भी माहिल राना हूँ, एक माहिर डिटेक्टिव। मैं हर बार भागने नहीं देता। वो डेडली गैंगस्टर इस बार बच गया है, आइंदा नहीं बचेगा। खैर, शादी की तैयारी करें। मेरी शादी का हर फंक्शन बेहतरीन होना चाहिए। इसे तो मैं वैसे ही रवाना कर दूंगा। माहिल बोलते बोलते उसकी जानिब झुका। महा ने नम सुर्ख आंखों से उसकी काली आंखों में देखा, जहां अब सर्दपन छा गया था। इस दुनिया से ही। अल्लाह, एक लड़की दो दो दीवाने, वो सर्द अंदाज में बोला था। महा के जिस्म में करंट सा दौड़ गया था, बेबसी से लब भीज गया था, जबकि वो सीधा होता पलट गया। महा ने रोते हुए दरवाजे को देखा था, जहाँ से वो अभी बाहर गया था। वहाँ कहाँ फंस गई थी। इनकार का कोई जवाब नहीं था, और माहिल हर लिहाज से अच्छा था। वो इकरार वो कर नहीं सकती थी। अलेक्जेंडर को सोचते ही उसकी बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। मुकाबिल कंपनी के लोग अहम पॉइंट्स बता रहे थे। उसका मोबाइल ज़ोरों शोरों से बजने लगा था। सब ने चौंक कर उसे देखा। आरजू, हम बाद में बात करेंगे, वो कॉल पिक करते हुए पहले फुर्सत में बोलते कॉल काट गया था। दूसरी जानिब उसने मुँह बनाया था। इसने फिर से कॉल मिलाई थी। दानियाल ने लब भीज लिए। ये कितना परेशान कर रही है इसे यार। बार बार बजते मोबाइल को दानियाल ने उकताहट और गुस्से से ऑफ ही कर दिया था। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे जब मीटिंग रूम के दरवाज़ों पर दस्तक हुई थी। उसका पर्सनल गार्ड था। दानियाल ने चौंककर उसे देखा था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा उभरा था। क्या हुआ अनवर? उसने दांत पीसते हुए पूछा था। अनवर ने सहमते कदम उनकी जानिब बढ़ाए। सर, आरजू मैम की कॉल थी, रो रही थी, वो नीचे गिर गई। अनवर उसका कान के करीब झुकते हुए बोला था, जबकि दानियाल का चेहरा तन सा गया था। रगे गुस्से से फूलने लगी थी। वो फ़ौरन एक कुर्सी से उठा। रफ़ीक अंकल, आप मीटिंग देखें, मैं अभी आता हूँ। वो तनफन करता हुआ बाहर निकला था। दिल शिद्दत से घबरा रहा था। उसने फ़ौरन ही अनवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोला था। माथे पर सिलवटें डाली, वो गाड़ी में बैठता बेचैनी से दिल बंद होने लगा था। फुल स्पीड में अनवर को गाड़ी चलाने का ऑर्डर देते हुए वो 30 मिनट की दूरी को 15 मिनट में तय करते घर पहुंचा था। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते अंदर के जाने भागा। पूरा हॉल खाली था। यकीनन सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होंगे। वो दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ इकट्ठी फलांगते ऊपर आरजू के कमरे की जानिब बढ़ा था। तेज़ी से दरवाज़ा खोलते उसने कमरे का जायज़ा लिया। आरजू, कहाँ हो तुम? घबराहट से पोर पोर पलटी। लिपटी आवाज़ में उसे पुकारते उसने इधर उधर नज़रें घुमाई। पूरा कमरा खाली था। आरजू डेमिट, कहाँ हो तुम? उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था जब हल्की सी आवाज़ उसे वॉशरूम से आई थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। आरजू? वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाते हुए उसने पुकारा तो अगली जानिब आरजू ने हुंकार भरते हुए जैसे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। दानिया ने दरवाज़ा खोला तो फर्श पर बैठी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, आधा दुपट्टा गले में झूल रहा था। दानिया ने लब भींचते आगे बढ़ते हुए उसे बाजू में भरा था और उठाते उसे बाहर लाते बेड पर बिठा दिया था। ये क्या हरकत थी? तुम किसी को आवाज़ दे लेती। दानियाल बेड पर बैठते हुए उसके पाँव देखते बोला था। उसे सामने पाकर दिल को कुछ सुकून हुआ था। आरजू ने लब दांतों तले दबाए। कोई नहीं आ रहा था, वो मासूमियत से बोली थी। दानियाल ने सर उठाकर उसे देखा था। वो आंखों में मासूमियत का जहान आबाद किए बैठी थी। दानियाल ने शाकी नज़रों से उसे देखा था। ये आफत और इतनी मासूमियत। मुझे कॉल होती है, किसी और को नहीं होती क्या? वो अब उसकी जानिब खिसकते हुए उसके करीब बैठे शाकी नज़रों से उसे देखते बोला था। मुझे पता नहीं चला, मैं गिर गई थी।
मेरा बाजू ही भी हिल नहीं रहा था। ये देखें, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। आरजू ने अपना बाजू फोल्ड करते बताया था कि ऐसे नहीं हो रहा, मतलब वो करके बता रही थी कि बाजू इस तरह फोल्ड नहीं हो रहा। दानियाल को पल में उसकी शरारत समझ आ गई थी। वो कितनी अहम मीटिंग छोड़कर आया था और फिर दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तुम वॉशरूम में मोबाइल लेकर गई थी? दानियाल ने उसका बाजू पकड़ते कहा था। आरजू के जहन में कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। वो बस मसनूई सा हंसने लगी थी। दानियाल ने दांतों तले लब दबाते उसका बाजू पकड़कर सीधे करते खींच दी थी। अच्छा गया। वो चीखी थी। उसने दानियाल को घूरा था। अब ऐसे ऐसे हो जाएगी, हो नहीं रही थी ना? दानियाल सर को हिलाते हुए बोला था। आरजू लब भींच गई थी। अब तो वो खुद ही फंस गई थी। ये कितनी मुश्किल से वॉशरूम में गई, अपने अच्छे भले बाल भी गिरे, ऊपर से उसने चोरी कितनी आराम से पकड़ ली थी। यार, आप मुझे हमेशा तकलीफ़ें क्यों देते हैं? वो मुंह बनाकर बोली थी। अब बाजू में दर्द की टीस उठती महसूस हो रही थी। आंखें नम होने लगी थी। अच्छा होता वो उसे किसी और आइडिया से तंग कर लेती। दानियाल ने उसके कमर में हाथ डालते ही एकदम ही बेड पर गिरते उसे खुद पर गिराया था। आरजू ने खुद में सनसनी सी दौड़ गई थी। यूं भी कल से दानियाल खान का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। वो एक नज़र का जादू हो रहा था उस पर। मैं तकलीफ़ समेट भी लेता हूँ, वो उसकी फैली हेजल आंखों में देखते बोला था। आरजू के गले में गिल्टी उभर कर मधूम हुई थी। वो नज़रें चुरा गई थी। ना जाने उस जाहिल को क्या हो गया था सुबह से। मुझे दर्द नहीं हो रहा। आरजू उसके सीने पर हाथ रखते उठने की कोशिश करते बोली थी। दानियाल ने उसके कमर पर गिरफ्त तंग करते उसे मजीद खुद से लगाया था। मुझे हो रहा है अब। उसने आरजू के हाथ की जानिब इशारा किया जो उसके दिल के मुकाम पर था। आरजू ने उसकी नीली आंखों में झांकता था। वो लोथी नज़रों से उसे देख रहा था। और मैं चाहता हूँ तुम इसका हल पेश करो। वो उसके कंधे पर जलता सलगता लम्स छोड़ गया था। आरजू ने ज़ोर से आंखें मीची थीं जबकि वो उसके शहरक पे लब रखता मुकम्मल होश खो रहा था। मुझसे मैथ के सवाल हल नहीं होते हैं, मैं आपको क्या हल पेश करूँ, छोड़े मुझे। आरजू आंखें खोलते हुए बोली थी। दानियाल ने नागवारी से उसे देखा। इसका दिमाग भग से उड़ा था। क्या कभी इस लड़की को अकल आएगी या वो सारी ज़िंदगी उसे समझाता ही रहेगा? समझाते ही रहोगे भाई तुम तो। बददिमाग लड़की। वो उसे छोड़ते हुए साइड करते बोला था। आरजू ने उसे घूरा। जा, खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो। वो उसके गुदाज गुलाबी लबों पर उंगली जमाए बोला था। आरजू ने मुंह खोलते हुए उसकी उंगली पर दांत काटते जिससे दानियाल दांत पीसते उंगली पकड़े उसे देखने लगा था। जाहिल शख्स, वो आईब्रो उचकाकर बोली थी। दानियाल ने गुस्से से उसे घूरा था। आरजू ने लेटते कंफर्टर सर तक ओढ़ लिया था। इसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। आरजू घबरा गई थी। इसके लम्स को महसूस करते उसे अपने कंधों पर जलन सी महसूस हुई थी जबकि दानियाल उसके वजूद को देखता बाहर निकल गया था। रात की स्याही फैल रही थी। वो पिछले लॉन में बैठी हाथ की लकीरों को देख रही थी। क्या था उसकी किस्मत में? ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने जो उसकी ऐसी सज़ा मिल रही थी? उदासी की मूरत बनी बैठी वो चांद की मध्यम रोशनी में इस माहौल का हिस्सा ही लग रही थी। फुल वाइट फ्रॉक पहने वो दरख्त के साथ टेक लगाए बैठी थी। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। वो बस तन्हाई चाहती थी। ज़िंदगी की डगर किधर जा रही थी इसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। इतनी उदास बैठती हो बटरफ्लाई, लगता है अपनी कैद का तुम्हें पहली बार एहसास हो रहा है। वो दरख्त के साथ टेक लगाए बोला था। महा ने चौंक कर पीछे की जानिब देखा था जहाँ उसकी कीमती ब्लैक शूज़ दिखने के बाद बेसाख्ता ऊपर देखा था और उसे दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा था। अब क्या चाहिए तुम्हें? ये भी वैसे हर जगह आ जाता है। महा उठते उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी। दिल बहुत बोझल हो रहा था। उसके चेहरे पर खौफ की एक शिकन भी नहीं थी। क्यों, मैं वैसे नहीं आ सकता या फिर तुम्हें किसी और का इंतज़ार था? वो हैट उतार कर महा के सर पर रखते हुए बोला था। महा ने उसकी हेज़ल ग्रीन आँखों में देखा था जो उसे बहुत ही कुछ पावर करवा रही थी। मेरा छूना तुम्हें गलत लगता है महा खान, और मेरे निकाह में होते तुम किसी और की गाड़ी में बैठकर आ जा रही हो, शादी करने वाली हो। खूब, बहुत खूब। उसके कमर में हाथ लपेटते वो उसे खुद के बेइंतहा करीब करते उसके चेहरे पर गुर्राया था। महा ने हैरानगी से उसे देखा। वो जानती थी उस जैसे इंसान को पता तो चले ही गया होगा लेकिन वो इसका हिसाब इतनी जल्दी लेने आ जाएगा, महा को इसकी उम्मीद नहीं थी। तो तुम किसी की जान लेने गए थे? महा उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसके वजूद से दूर करने की कोशिश करते मध्यम घबराहट भरी आवाज़ में बोली। अलेक्जेंडर की तपिश भरी सांसें उसके धड़कनें बढ़ा रही थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है महा खान, और मुझे किसी दूसरे का मेरी बात बदलना पसंद नहीं। वो उसकी कमर पर झटकता देते उसे मजीद खुद में भींच गया था। महा लब काट कर रह गई थी। मैं निकाह नहीं करना चाहती लेकिन वो मान नहीं रहा। महा अटकते लहजे में बोली थी। अलेक्जेंडर ने आईब्रो उचकाकर उसको देखा था।
तो क्यों ना फिर उसे मार दिया जाए। हमारी नफ़रत भरी कहानी में वो विलन बन जाएगा ना बटरफ्लाई, क्या कहती हो? वो उसकी थोड़ी पर हल्के से दांत गाड़ते मध्यम से पुरसोस आवाज़ में बोला था। महा का सांस हलक में अटका था। आखिर वो दोनों एक दूसरे को मारने की बातें क्यों करते थे? मैं तुम्हारे निकाह वाले दिन आऊँगा तुम्हें लेने, तैयार रहना महा खान, अब रुखसती का वक्त आ चुका है। लो जी एक और। अपने सर्द हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए वो उन्हें गर्दन तक ले आया था। महा सांस रोक गई थी। वो अपनी फैमिली का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसकी आंखों में पानी भर गया था। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलेक्जेंडर, मैं मर जाऊंगी। महा की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो गहरे सांस भरती रोने लगी थी। उसके लफ्ज़ों में अजियत थी, हर गम दर्द खुद में छुपाए। वो नाजुक अंदाम लड़की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे मुकाबिल के नाम से भी दहशत महसूस होती थी, तभी उसके नाम पर वो लड़खड़ा जाती थी। मैंने 11 साल सहा है और तुम 11 दिन भी नहीं सह पा रही। तुम्हें सहना होगा महा। अगर तुमसे भी मेरी वहशत का हल नहीं निकला तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो सर्द शफ़ाक लहजे में बोला। इतनी वहशत थी उसके लफ्ज़ों में कि महा के आंसू वहीं थम गए थे। वो साकत नज़रों से उसे देख रही थी। वो महा खान जिसका दिल उसकी जानिब रागिब हो रहा था, वो महा खान जो खुद को झुठला रही थी, जिन जज्बों का इकरार उसने खुद से नहीं किया था, वो सामने खड़ा शख्स उसे मारने की बात कर रहा था। तो तुम्हें मेरे मरने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो आंखों में पानी लिए टूटे लहजे में बोली थी। अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त तर हो गई थी। हरगिज़ नहीं, वो बोला, और इधर वो आंखों में ठहरा पानी उसके गालों पर लड़क गया था। महा खान को लगा वाकई वो बर्बादी की तरफ चल रही है। वो और उसका वजूद, खुद का दिल उसे इस तरफ ले जा रहा है। वो आहिस्तगी से झुकती उसकी गालों पर बहते आंसू को लबों से चुन गया था। महा के लबों से सिसकी आज़ाद हुई थी। मार दो फिर मुझे, कम से कम मैं इस दो तरफा जंग से तो बच जाऊंगी। वो लब भीज गई थी। अलेक्जेंडर ने सर उठाकर उसे देखा था। उसने उसके बालों में हाथ फंसाते उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब किया था। दो तरफा? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करूं या नफरत, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पर हक सिर्फ मेरा रहेगा, वाहिद मेरा। वो उसके कपकपाते लबों के पास झुकते हुए बोला था। उसकी तपिश भरी सांसों ने महा के हलक खुशक कर दिया था। उसके होठ महा के गुदाज लबों को छू रहे थे। अगर दोबारा तुमने इसके बारे में सोचा तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, दी डेडली गैंगस्टर। दगा की सिर्फ एक ही सज़ा देता है, मौत। वो बोलते बोलते उसके कान के करीब झुकते कान की लो को लबों से काट गया था। महा के वजूद में करंट सा दौड़ गया था। वो ज़ोर से आंखें मीच गई थी। वो फिर तपिश जलता लम्स उसे अपनी गर्दन की पोर पोर पर महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें लेने आऊँगा और उस दिन आर या पार होगा महा खान, या तो तुम मेरी या फिर मौत मेरी। वो एक झटके से उसे छोड़ गया था। लॉन्ग कोट की जेब से सिगार निकालकर लबों में दबाई। इतनी शिद्दत से तलब हो रही थी कि उसने सिगार का धुआं अब हवा में तहलील किया था। सामने खड़ी लड़की उसका ज़ब्त आजमा रही थी और वो उसके जानिब हरगिज़ जाना नहीं चाहता था। अलेक्जेंडर ने अपनी हैट महा के सर से उतार कर अपने सर पर रखी। बटरफ्लाई, मेरी वहशतों में कैद होने के लिए तैयार रहना। वो 2 कदम पीछे हुआ। महा ने देखा वो पीछे की जानिब जा रहा था। अगर किसी ने वहाँ उसे देख लिया तो? वो एकदम ही भागता आगे की जानिब आया। महा की आंखें हैरत से फैली थीं। जब वो दीवार फलांग गया था, महा ने गहरा सांस भरा था। वो वहाँ से भागती अंदर गई थी। दिल बहुत अजीब हो रहा था। एक तरफ माहिल था, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर। काश वो दोनों एक दूसरे को मार देते, महा यूं ही बच जाती। ये भी सही है वैसे कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे को मार दे। महा तो बच्चे बेचारी सीधी सादी बंदी कहाँ फंस गई। तुम्हारा काम हो गया है, मेरे पैसे। अलेक्जेंडर लबों में सिगार दबाए हुए बोला था। धुआं हवा में छोड़ते हुए उसने सामने खड़े 2 आदमियों की तरफ इशारा किया था जो एक ट्रक के पास खड़े थे। उन्होंने मुड़कर ट्रक को देखा और एक सूटकेस उसके जानिब बढ़ाया था जिसे उसके आदमी ने थाम लिया था। अलेक्जेंडर वहाँ से पलट गया। अपने घर पहुँचते वो बड़े क्रोफर से अंदर दाखिल हुआ था। सीधा कमरे में गया था। हैट उतारते हुए टेबल पर रखी उसके चेहरे पर सर तासुरात थे। अलेक्जेंडर, वो फ्रेश हुआ था, अभी बाहर निकला ही था जब बाहर से कासिम की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी थी। उसके माथे पर बलों का जाल बिखर गया था। उसने हमेशा की तरह हुंकार भरा था। वो फाइल जो तुमने चीफ सिलेक्टर को देने को कहा था, वो जासूस ले गया। कासिम ने अपना हलक तर करते हुए उससे कहा था। इस वक्त शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो अलेक्जेंडर से अच्छे से वाकिफ़ था। इसका दिल बंद होने के लगा था। एक काम तुमसे नहीं हुआ कासिम।
हेड सर पर रखते हुए अपने आधे चेहरे को छुपाए हुए दरवाज़ा धड़ाम से खोले बाहर आंधी तूफान की तरह निकला था। कासिम डर के 2 कदम पीछे चला था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझसे छीन कर ले गया। कासिम का लहजा इसके भस्म कर देने वाले अंदाज को देखते लड़खड़ा गया था। गधे हो तुम सबके सब, पूरे मुल्क को काबू कर में रखा हुआ है मैंने, और तुमसे एक डिटेक्टिव काबू में नहीं आ रहा है। मर जाओ तुम सब। अलेक्जेंडर ने तेज में गन निकालते हुए कासिम के माथे पर रख दी थी कि वो घबरा उठा था। अलेक्जेंडर, इसने हमारे दो बंदे के मार दिए हैं। बहुत चालाक है, न जाने उसे कैसे पता चल गया कि हम चीफ सेलेक्टर के पास जा रहे हैं। कासिम कब कपाते लहजे में बोला था। अलेक्जेंडर ने दांत पीसते गन वापस कोट में रखी थी। एक कब्र का इंतज़ाम करो, इस शख्स की मौत अब तय है। अलेक्जेंडर तनफन करता हुआ वापस कमरे में बंद हो गया था। इसकी चोट को 2 दिन हो गए थे। जख्म अब आहिस्ता आहिस्ता भर रहे थे और आरजू खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दानियाल खान को अपना नौकर बनाकर खिदमत करवाने में। आरजू, ये सब क्या है? माथे पर बल डाले दानियाल ने मुट्ठी उसके आगे की। आरजू ने मुट्ठी के बाद उसे चेहरे को देखा था जो गुस्से से तना हुआ था। पता नहीं मुझे, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी, क्योंकि मुकाबिल शदीद गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है कि तुमने ये मेडिसिन खाने के बजाय छुपा दी? तुम छोटी काकी नहीं हो। दानियाल मेडिसिन ज़मीन पर फेंकते हुए दबी दबी आवाज़ में घुर्राया था। मुझे नहीं खानी। आरजू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए आंखें घुमाई थी। उसने अपनी सारी मेडिसिन कहीं ना कहीं छुपा दी थी। टेबलेट्स खाना आरजू खान को जहर लगता था। पकड़ो इसे, मेडिसिन खाओ आज की। दानियाल ने साइड टेबल से उसकी मेडिसिन उठाते हुए हाथ उसके आगे किया था। साथ पानी का गिलास उसे जाने बढ़ाया था। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी, वो उसका हाथ साइड पर करते हुए बोली थी। दानियाल ने सख्ती से लब पीछे थे। आरजू, मेडिसिन लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेडिसिन उसके आगे करते हुए बोला था। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। ये कड़वी है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली थी। तुम्हारे जैसी। चुपचाप खाओ, अगर तुमने ये नहीं खाई तो तुम कोई भी जंक फूड नहीं खाओगी। दानियाल ने उससे आंखें दिखाई थी। आरजू ने दांत पीसे, क्या वो हमेशा उस पर रो भी चलाएगा? खाओ, उसने चबाकर लफ्ज़ अदा किया था। आरजू ने ना चाहते हुए भी मेडिसिन उठाकर खा ली थी। वो ज़ोर से आंखें मीच गई थी। गंदा सा मुंह बनाते उसने शदीद उमड़ आने वाले गुस्से को दबाया था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप मुझसे लड़ते, ना मुझे चोट लगती, ना मुझे ये कड़वी मेडिसिन खानी पड़ती। मैं भूली नहीं हूँ उस थप्पड़ को। मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी आपसे, वो कड़वा सा मुँह बनाते हुए बोली थी। दानियाल ने खजल होते उसे देखा था और फिर ऊपर छत की तरफ, जैसे वो आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, बस यही वजह थी मेरे लिए, वो ऊपर सर किए हुए बोला था। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मेरी बहुत अहम मीटिंग है। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, दिमाग ख़राब ना करो, वो बेजारी से बोला था। आरजू ने आंखें घुमाई। पाँव में कुछ राहत आई तो दिमाग मुकम्मल तौर पर खुल गया था। नए मंसूबे जहन में बनते दानियाल को देख रही थी। बेस्ट ऑफ लक, आरजू मुस्कुराकर बोली। दानियाल ने चौंकर उसे देखा। यकीनन वो कुछ गलत करेगी, वो इतनी मीठी कभी नहीं हुई थी। आरजू, खबरदार अगर तुम्हारे इस खुराफाती जहन में कुछ गलत किया। मेरी बहुत अहम मीटिंग है, मैं आकर तुमसे निपट लूँगा, वो उंगली उठाए हुए उसे वार्न करता कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे आरजू ने उसकी नकल उतारते मुंह बिगाड़ा था। ये तो थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। वो बेड से उतर गई थी। पाँव जलने के काबिल हो गए थे। दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। वो चुपके से कमरे के बाहर निकल गई थी। मामा, मेरी ब्लू शर्ट प्रेस करवा दो, मुझे शाम में निकलना है। आरजू ने नीचे खड़े दानियाल को देखा था। पिंक फ्रॉक पहने, बालों का मैसी जोड़ा बनाए, वो पुरसोच अंदाज में दानियाल की पुष्ट को देख रही थी। फिर वापस अपने कमरे में गई। नहीं, लगता है वाकई बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं बाद में देख लूँगी। उफ, इतनी सीधी। आरजू फ्रेश होते बाहर निकली थी। सीढ़ी उतरते वो नीचे आई। मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया उसने कॉफ़ी तैयारी की। चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। दानियाल के बदले रवैये को सोचते वो खुश थी। कप उठाते वो ऊपर 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम की जानिब बढ़ गई थी। हल्की दस्तक के साथ वो कमरे में दाखिल हुई थी। दानियाल अलमारी के पास खड़ा कोई फाइल देख रहा था। आरजू मुस्कुराते हुए उसके पास गई थी। सुने, ये कॉफ़ी। दानियाल ने नज़र उठाकर उसे देखा था। ये लड़की हमेशा उसे शौक देती थी। दानियाल ने शाह की नज़रों से उसे देखा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे आप? वो मासूमियत से बोली थी। इधर दिल पर बिजली सी गिरी थी। वो फाइल बंद करते हुए टेबल पर रखते कॉफ़ी उसके हाथों से ले गया था। कब शिफ्ट हो रही हो तुम मेरे रूम में? वो कॉफ़ी के घूंट भरते हुए बोला था। अजीब सी टेस्ट था कॉफ़ी का, लेकिन वो सर झटक गया। वैसे भी उसकी बीवी टेस्टलेस कॉफ़ी ही बनाती थी। आप हुक्म करें। वो सर झुकाए दुपट्टे को पकड़े मशरकी औरतों की तरह बोली तो दानियाल को अच्छी लगा था। खुदा खैर करे, वो बड़बड़ा गया था। खाली कप टेबल पर रखते वो सोफे पर बैठा और उसे भी इशारे से बैठने को बोला था। आरजू मुस्कुराती हुई उसके पास बैठ गई।
खैर है, मेरी बात मान रही हो, पसंद तो नहीं आ गया कहीं? उसके नर्म व मुलायम हाथों को अपने भारी हाथों की गिरफ्त में लेते, उसके हाथों को दबाते आईब्रो उठाकर बोला था। आरजू ने हेज़ल आंखें उठाकर उसे देखा था। काले कुर्ते में बालों को जेल से सेट किए, कंधे पर मर्दाना शॉल डाले, नीली आंखों में दुनिया जहान की चमक भरे और लबों पर उभरती वो मुस्कुराहट। आरजू का दिल तेजी से धड़का था। वो नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। आरजू चंद पल उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट में खो गई थी। नज़रें बता रही हैं निकाह का जादू हो रहा है। वो उसकी जानिब झुकते, उसकी हेज़ल साकत आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े मायने खेजी से बोला था। इसकी धड़कनें मज़ीद बढ़ा गया। आरजू को अपनी धड़कनें कानों में साज की तरह बजती हुई सुनाई दे रही थीं। मतलब? वो नज़रें चुरा गई थी। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। दानियाल लब दांतों तले दबा गया। एकदम ही उसे अपना दिमाग माउफ होता महसूस हो रहा था। आरजू का चेहरा धनक की नज़र होता महसूस हुआ। वो बार बार पलकें झपकाकर आरजू को देखने की कोशिश कर रहा था कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं सोफे पर टह गया। मतलब जादू तो आप पर हो रहा था। मेरी बेहोशी की दवा खा। मुझे तुम पर हरगिज़ पसंद नहीं। बेशक तुम हैंडसम हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं। आरजू उसके चेहरे को देखते सुकून से बोलती उठ गई थी। कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाए, जब ज़ोरों शोरों से बजते मोबाइल की आवाज़ पर रुक गई। पलटकर मोबाइल उठाकर कान को लगाया। दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ पर आरजू की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त तर हो गई। दानियाल सर, कहाँ रह गए आप? मैं वेट कर रही हूँ आपका। आपने कहा था कुछ डिस्कस करना है। आरजू इस आवाज़ को पहचान सकती थी। वो आवाज़ पलवशा की थी। आरजू को अपने दिल में आग जलती महसूस हुई थी। उसने एक नज़र बेहोश दानियाल को देखा। वो तो बस अपने थप्पड़ का बदला उसकी मीटिंग कैंसिल करवा कर लेना चाहती थी, लेकिन अब ये कॉल आरजू खान का दिमाग भग से उड़ा गई थी। आप अपने सर का नाम भी लेती हैं? बड़ी बदतमीज़ हैं आप। मेरे शौहर मेरे साथ हैं, वो नहीं आ सकते। आप रफ़ीक अंकल को बोल दें, वो चले जाएंगे। आरजू ने दांत पीसते कहा था। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था पलवशा पर, यानी दानियाल खान फिर उस लड़की के साथ था। उस दिन के बाद उसने दानियाल से पलवशा के बारे में कुछ नहीं पूछा था। दोबारा कॉल मत करना इधर। लो जी, बेचारा बेहोश हो गया। यार क्या होगा उसका। आरजू ने कहते खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। सोफे पर नीम दराज बेहोश दानियाल को देखा। एक तुमने इस लड़की की वजह से मुझ पर इतना गुस्सा किया और फिर इसी के साथ जा रहे थे। बहुत बुरे हो तुम, कभी नहीं सुधर सकते। बहुत कम है जो मैंने किया है। आरजू ने गुस्से से दानियाल को देखा था। फ़ोन खींचकर दूर फेंक दिया था। वो नहीं जानती थी पलवशा दानियाल की पीए थी। उसे तो बस बातें याद थीं। पलवशा दानियाल की गर्लफ्रेंड है, जो दानियाल ने खुद बताई थी। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो दरवाजे तक गई। खोलकर देखा तो फिरोज़ा थी। आरजू बेटा, छोटे साहब की कपड़े प्रेस करने हैं, वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली। आरजू के दिल में फिर से आग सी लगी थी। मैं कर देती हूँ। वो मसनूई सा मुस्कुराई थी और फिर कमरे में वापस आई। मोबाइल पर मैसेज बीप बच्ची। आरजू ने कारपेट पर पड़ा दानियाल का मोबाइल उठाया था। दानियाल सर, क्या हुआ? आप कहाँ रह गए हैं? मुझसे नाराज़ हैं क्या? आपकी कज़िन मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैसेज पढ़ते हुए आरजू ने खूंखार नज़र से दानियाल को घूरा था। ये भी नहीं बताया कि मैं बीवी हूँ? अब क्यों बताएंगे? गर्लफ्रेंड जो है। जाहिल शख्स, बस दूसरों पर पाबंदी लगाना जानता है। आरजू की आंखें नम हुई थी। ना जाने क्यों उस शख्स के लिए ये एकदम ही जो नर्म गोशा दिल में पैदा हो रहा था अब ख़त्म होने वाला था। उसने दानियाल की अलमारी खोली, फिर नीचे वाली ड्रॉ खोली, सारी शर्ट नीचे फेंकी। इसको इससे कपड़ों से क्या वो है भाई? तुम यहाँ क्यों आई हो? आगा जी गुस्से से सामने झुके सर के साथ खड़ी लड़की को देखते हुए बोले थे। वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। आरजू ने नासमझी से उसे देखा था। वहाँ मर्दों के अलावा घर के तमाम अफराद मौजूद थे। आगा जी, माफ़ी मांगने आई हूँ मैं, प्लीज़। वो रोते हुए आगा जी के कदमों के पास गिर गई थी। आरजू माँ, आयशा ने चौंक कर उसे देखा था। दूसरी जानिब भारी होती सर के साथ दानियाल की आंख खुली थी। उसने बेसाख्ता वॉल क्लॉक पर नज़र डाली थी। रात के 8 बज रहे थे। 6 बजे उसे यहाँ से निकलना था। कुछ घंटे पहले की सारी कार्रवाई उसके जहन में चलने लगी थी। आरजू खान, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। वो मुट्ठियाँ भींचते हुए दांत किचकिचाते नज़र उठाता। तभी कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही टेस्टलेस लग रही थी। सोफे से उठता अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। सामने उसकी सारी शर्ट्स के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। पास ही कैंची पड़ी थी। उसके परफ्यूम जो ड्रेसिंग पर होने की चाहिए थे वो ज़मीन बोझ से वो मुठ्ठियाँ पीछे आंधी तूफान बना उठा था। वो मीटिंग उसके लिए इंतहाई अहम थी। कितना बड़ा लॉस हुआ था उसे। आरजू खान ने सिर्फ एक बदला लेने के लिए ये सब कर दिया। वो कपड़े, आखिर उसकी बीवी को इसके कपड़ों से ऐसा कौन सा मसला था जो हर बार उसके कपड़ों के दुश्मन बन जाती थी? वाकई में अब भी कितने टुकड़े कर दिए थे एक एक शर्ट के। वो कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके कदम साकत हो गए थे। उसने सामने खड़ी नताशा खान को देखा था। नताशा ने भी नम आंखों से उसे देखा था। वो मुठ्ठियाँ भींच गया। गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया था। जिस्म मांगनो
आग में झोंक दिया गया था। आरजू खान, ये क्या हरकत थी तुम्हारी? तकलीफ़ क्या है तुम्हें मेरे कपड़ों से? जानती हो तुम्हारी इस गलती की वजह से कितना बड़ा लॉस हुआ है मुझे? वो नताशा को मुकम्मल इग्नोर किए बगैर किसी का लिहाज किए आरजू की तरफ बढ़ा। आरजू के गले में गिल्टी उभरी थी। हर कोई नताशा को छोड़े आरजू की जानिब मुतवज्जह हो रहा है। रुखसार बेगम ने दिल पर हाथ रखा। ना जाने अब उनकी बेटी ने कौन सा कारनामा कर दिया था। क्यों किया है तुमने ये सब? वो माथे पर तेवरी चढ़ाए हुए आरजू के करीब जाता हुआ उसके बाजू दबोचते हुए बोला था। आरजू ने उसकी हद से ज़्यादा सुर्ख होती आंखें देखी थी। वो इतने शदीद गुस्से में आ जाएगा आरजू को अंदाज़ा नहीं था, जबकि दानियाल के अंदर कुछ आग नताशा खान की मौजूदगी की वजह से भी भड़क रही थी। वो पलवशा, आरजू इतना ही बोली थी जब दानियाल ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त तर की थी। पलवशा माई फुट बददिमाग लड़की, वो मेरी पीए है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी सिर्फ एक आफत जैसी बीवी है। वो दांत किचकिचाते हुए बोला था। आरजू ने उसकी उंगलियां अपने बाजू में पेवस्त होती महसूस हुई थी। वो बुलंद आवाज़ में बोला। नताशा ने चौंक कर उन दोनों को देखा था। दानियाल की रगें फूल कर फटने वाली हुई थी। उसने गुस्से पर काबू पाया। खान, नताशा आई है, कुछ कह रही है। आगा जी ने सोफे पर बैठते हुए नताशा को देखकर कहा था, जो दानियाल और आरजू को देख रही थी। वो क्या कह रही है वो आप सुन लें। फ़िलहाल मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, मुझे उसे देखने दें। दानियाल ने नज़रें उठाकर भी नताशा को नहीं देखा था। उसके दिल में टीसें उठती, जबकि उसकी बात सुनते तमाम घर वालों के चेहरे पर इत्मीनान बिखर गया था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? नहीं सुननी बात, छोड़ो भाई। वो दानियाल के बाजू पर नाखून गाड़ते बोली थी। उसे डर लग रहा था। अब कारनामा तो गुस्से में अंजाम दे चुकी थी, अब खौफ महसूस हो रहा था। देखो मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। ओह, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वाह भाई। आरजू ने मासूमियत चेहरे पर तारी करते हुए कहा था। जैसे सुन दानियाल ने सरसैयत से झुकते उसे बाजू में उठा लिया था। नताशा ने उसकी पुश्त को घूरा था, जबकि आरजू आंखें फाड़े उसे देख रही थी। छोड़े मुझे। आरजू उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए अच्छा खासा चिल्ला रही थी, जबकि दानियाल थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम के आगे खड़ा हुआ था। छोटी मामा, आरजू का सामान मेरे रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। डिनर के बाद मेरी बीवी अब मेरे साथ रहे तो बेहतर है। आपको भी तो नानी बनने का शौक होगा ना? उफ़ अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। वो पलटते नीचे देखते बोला था। उसकी बात सुनते रुखसार बेगम इस बात में सारी ला गई थी। आगा जी के लबों पर दबी दबी हंसी आई थी, जबकि आरजू आंखें फाड़े उसके बेबाकी कुछ बातें सुन रही थी। मकसद साफ नताशा खान को सब कुछ बावर करवाने का था। नताशा की आंखों से आंसू बह निकले थे। ये बदतमीज़ जाहिल। वो उससे कमरे में लाता हुआ बेड पर फेंक चुका था। आरजू ने उसे घूरा था। गफलत से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। दानियाल कहर बरसाती नज़रों से उसे देख रहा था। आरजू ने नीचे कटी हुई शर्ट को देखा और ड्रेसिंग से गिरा हुआ सामान। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? कितनी अहम मीटिंग थी मेरी। वो गुस्से से दहाड़ा था। आरजू ने खौफ से आंखें मीच ली थीं। तुम्हें प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती? सुकून से रह नहीं सकती? हमेशा बच्चों वाले काम ही करती रहना। वो दांत पीसते हुए बोला था। मोबाइल पर होती बैल पर उसने मोबाइल उठाकर कान को लगाया था। ओके रफ़ीक अंकल, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, पलवशा को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दीजिए। ओह चलो। दानियाल ने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए फिर मोबाइल कान से लगाते आखिरी बात कही थी और फ़ोन रख दिया था। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा था। तो मुझे एक बार में ही बता दो, आखिर ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई है मेरे कपड़ों से जो तुम हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी हो? वो बेड पर दो जानों बैठते हुए बोला था। आरजू ने थूक निकला था। तुम्हें जलन हो रही थी ना? दानियाल ने आईब्रो झुकाया था। रफ़ीक साहब ने बताया डील हाथ आ गई थी, जिस वजह से दानियाल अब रिलैक्स था। लेकिन इस आफत का क्या करता? रोज़ नई शरारत करती थी। जलन मुझे क्यों महसूस होगी? वो एक पीए है, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे क्यों जलन होगी? आरजू मुँह फुला कर बोली थी। दानियाल ने दांतों तले लब दबाते दोनों आईब्रोज खाकर उसे देखा था। बाहर से आती आवाज़ों पर वो दोनों चौंके थे। दानियाल बाहर की जानिब बढ़ा और उसके पीछे आरजू भी बाहर निकली थी। प्लीज़ आगा जान, मेरा अब इस दुनिया में आप सबके सिवा कोई नहीं है। वो दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर आए थे। आगा जी नताशा को घर से निकालने का बोल रहे थे, जिस पर वो रो रही थी। दानियाल पर प्लीज़ तुम मुझे समझो, प्लीज़ तुम ऐसे तो नहीं थे। नताशा आगे बढ़ती दानियाल के बाजू गिरफ्त में लेती रो दी थी। आरजू ने चौंक कर उसे देखा था और फिर दानियाल पर लिपटे उसके हाथों को। वो नताशा के पहचान तो गई थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं। जब वो छोटी थी तब उसने नताशा को देखा था, वो उसके साथ ही रहती थी। आगा जान, रात हो रही है, आप रहने दें इसे यहाँ। खानदान के साथ नाम जुड़ा है इसका। सड़क पर खुद खुआर होगी तो तमाशा हमारा भी लगेगा। वो अपनी बाजू से नताशा के हाथों की गिरफ्त हटाते सर्द व सपाट तासुरात लिए बोला था। नताशा नम आँखों से मुस्कुराई थी। वो लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ बाहर निकल गया था। पिछली कई यादें उसके जहन में सवार हो रही थी। आरजू ने उसकी पुश्त को घूरा था। नताशा अली खान दानियाल से 1 साल छोटी थी। वो उसकी इकलौती फूफी की बेटी थी। दानियाल खान जान छिड़कता था उस पर। वो नताशा से मोहब्बत करता था और नताशा भी तो यही कहती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है। दानियाल ने हमेशा अपनी हर पाबंदी, हर उसूल नताशा खान के लिए तोड़ दिया था, क्योंकि ना कहते हैं ना
मर्द मनपसंद औरत की हर ख्वाहिश पूरी करने की जी जान से कोशिश करता है। नताशा के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए नताशा और उसकी मदर ज़्यादातर खान मेंशन में ही रहती थी। माहा और आयशा को तो अच्छे से इल्म था दानियाल की मोहब्बत का नताशा के लिए, लेकिन आरजू इस वक्त छोटी थी, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। दानियाल ने हर मोड़ पर नताशा खान का साथ दिया था और फिर ऐसा दिन आया था जब दानियाल ने ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान पाया था। उनका निकाह का दिन हर कोई खुश था, घर का लाडला बेटा जो बहुत ही खुश था, लेकिन निकाह वाले दिन ही नताशा न जाने अपनी माँ के साथ कहाँ गायब हो गई थी। बारात सजा सवरा घर, हर चीज़ वैसे ही वैसे धरी रह गई थी। दानियाल साकित हो गया था। नताशा ने खुद कहा था वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन नताशा खान तो बस दानियाल की प्रॉपर्टी से मोहब्बत करती थी। जब उससे भी अमीर इंसान मिला तो वो अपनी माँ को जान से मारने की धमकी देती हुई वहाँ से भाग गई थी। एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे ने उससे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन वक्त गुजारी के बाद उसने नताशा को छोड़ दिया था। अपना गुजारा करने के लिए जगह जगह जॉब करने लगी। लोगों की नज़रें बर्दाश्त करना सुहाने रूह था, और एक दिन उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। घर में उस दिन के बाद से नताशा का जिक्र किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब चूँकि इसका दुनिया में कोई नहीं था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तभी वो वापस आ गई थी। आयशा, ज़रा सुनो, नताशा कहाँ चली गई थी और अब अचानक आ गई? चाय का घूंट भरते हुए टेबल पर उंगली से कुछ बनाते हुए वो पुरसोच अंदाज में बोली थी। आयशा ने कुछ सोचते हुए कुर्सी संभालते उसे देखा था। पता नहीं मुझे कहा था कहाँ थी, लेकिन गलत किया था उसने। तभी आगा जान ने उसे घर में नहीं रख रहे थे, लेकिन खानवीर ने उसे रख लिया, जबकि वो गलत का साथ नहीं देते। पर नताशा तो, आयशा मुँह बनाते हुए बोली थी। बोलती बोलती रुक गई। आरजू ने उसके जानिब अचंभे से देखा था। क्या नताशा? तो वो तेज़ी से बोली। आयशा ने दांतों तले लब दबाए थे। क्या पता खानवीर को वाकई खानों की इज्जत की परवाह हो, मैं एवं ही सब सोच रही हूँ। आयशा ने फिर से पत्ता फेंका था। आरजू ने चाय का कप साइड पर करते हुए उसे अब बाकायदा घूरा था। तो मुझे बता रही हो कि बात क्या है, या मैं माहा को पूछूं? आरजू भवें सुकेड़ कर बोली थी। आयशा ने इत्मीनान से उसे देखा था। वो ना खानवीर पहले नताशा से मोहब्बत करते थे, उनका तो निकाह भी होने वाला था, लेकिन नताशा कहीं चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ? अब तो तुम्हारे साथ निकाह हो गया है ना उनका, लेकिन क्या करें, खानवीर मर्द है ना, कहीं पहली मोहब्बत भी वापस से ना जाग जाए। आयशा ऐसे ऐसे मुंह बनाकर बोली थी कि आरजू शौक के आलम में उसे देखने लगी थी। उसे बेसाख्ता ही नताशा के हाथ दानियाल के बाजू पर लिपटे याद आए थे। वो मुँह ऐसे मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे क्यों बता रही हो? मेरी बला से जो मर्जी करे। आरजू ने मुंह फैलाए हुए चाय का कप लबों से लगाया था। आयशा कंधे उचकाते हुए वहां से उठ गई थी। जाते हुए एक शरारत भरी नज़र उस पर डाली। क्या पता आरजू खान के दिल में हलचल सी मच जाए। मुझ पर पाबंदियां और खुद माशूकियां। आरजू कप टेबल पर पटकते बाहर निकल गई थी। कमरे में चक्कर लगाते उसका जहन बस आयशा की बातों में ही अटक रहा था कि वाकई दानियाल खान जैसे इंसान को किसी से मोहब्बत थी। नहीं, वो खड़ूस अव्वल है। मोहब्बत से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। ज़रूर आयशा मजाक कर रही होगी। आरजू को अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ था। वो सर झटकती हुई किताब उठाकर पढ़ने लगी थी। इम्तिहान बस 1 माह बाद थे और कल से उसे वापस कॉलेज भी जाना था। 10 मिनट बाद ही उसने किताब सोफे पर उछाल दी थी। दिल हाथ के बार बार उसके जानिब लपक रहा था। वो लब पीछे बाहर निकल गई थी। मामा, क्या दानियाल नताशा से मोहब्बत करता था? वो सीधा हॉल में बैठी रुखसार बेगम के पास जाती बोली थी। रुखसार बेगम ने चौंक कर उसे देखा था। आयशा लब दबाए बैठी थी। आरजू के माथे पर फिक्रमंदी की लकीरें देखते हुए उसने अपनी हंसी दबाई, यानी तीर निशाने पर लगा था। छोटी मामा, बताएं इसे, दानियाल करता था शदीद वाली मोहब्बत नताशा से? इससे पहले रुखसार बेगम कुछ कहती आयशा तेज़ी से बोली थी। इसने आंखों में ही आंखों में रुखसार बेगम को अपनी तायद करने को बोला था। आयशा ने शदीद पर अच्छा खासा जोर दिया था। हाँ, करता था। रुखसार बेगम ने अज़बात में सर हिलाया था। आरजू दांत पीसते वहाँ से बाहर चली गई थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। ये एकदम ही दिल उदास सा हो गया था। छोटी मामा, देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा रुखसार बेगम के देखने पर इत्मीनान से बोली थी। आरजू खान नाखून दांतों में दिए पुरसोच अंदाज में बाहर लॉन में निकली थी। दिल बोझल सा हो रहा था जब सामने नताशा के साथ खड़े दानियाल को देखा। इसकी आंखें फैल गई थी। वो लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त कर गई थी। न जाने वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। आरजू ने खुद के हुलिये पर नज़र डाली थी। ऑरेंज रंग की घुटनों तक आती शर्ट पर ब्लैक कैपरी पहने, ब्लैक दुपट्टा गले में डाले, वो गुलाबी मोम की गुड़िया लग रही थी। दानियाल, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आरजू आगे की जानिब बढ़ते हुए सीधा उसके गले में अपनी नर्म मोमी बाहें डाले बोली। नताशा को काट खाने वाली नज़रों से देखा। दानियाल ने अपनी आफत को देखा था। उसकी नज़रों के इर्तिकाज को समझा। वो लब दबा गया था। आरजू ने बड़े इस्तेहाक से उसके गले में बाहें डाली हुई थीं। क्यों ढूंढ रही थी मुझे?
वो यूं ही उसके गले में बाहें डाले खड़ी थी। दानियाल के दिल को कुछ हुआ था। वो लड़की बार बार उसके सब्र का इम्तिहान लेती थी। दानियाल, मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, मेरे साथ प्लीज़ बाज़ार तक चलें। नताशा ने एक नज़र आरजू पर डालने के बाद कहा था। दानियाल ने आरजू को देखा जो उसे ही देख रही थी। ओके चलो आरजू, जाओ अपनी स्टडी करो, वो आरजू को खुद से अलग करते हुए बोला था। दानियाल, आरजू की आंखों में पानी तैर गया था। वो मुंह फुलाए हुए खड़ी थी। आयशा सच कह रही थी। दानियाल कितनी जल्दी मान गया था। उसकी बात उसे भी इग्नोर कर रहा था, जबकि वो तो उससे आफत से बच रहा था जिसके कुर्बत के जज्बे दानियाल सफ़ीर खान के दिल को काबू करने की जद्दोजहद में थे। वो अभी चंद कदम आगे ही बढ़े थे जब पीछे से आरजू की कराहने की आवाज़ आई थी। दानियाल ने पलट कर देखा। वो पाँव पकड़े ज़मीन पर बैठी थी। वो तेज़ी से उसकी जानिब भागा था। क्या हुआ, ठीक हो तुम? दो जानों बैठते उसके लहजे में बेइंतहा फ़िक्र थी। चला नहीं जा रहा, उठा लें। आरजू ने अपनी बाहें खोली, उसकी जानिब बढ़ाई थी। दानियाल ने नरमी से उसे उठा लिया था। वो जानता था वो झूठ बोल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके झूठ से उसे सुकून मिल रहा था। वो सब भुलाए अंदर की जानिब बढ़ा था। नताशा ने चुभन ज़दा नज़रों से आरजू को खुद की जानिब देखती चमकती हेज़ल आंखों को देखा था। 3 दिन गुजर गए। नताशा मुकम्मल घर में एडजस्ट हो गई थी, या यूं कहें बेहतर रहेगा कि बेशर्मों की तरह खुद ही हर किसी को बुलाने लग जाती थी, हर काम करती। और अब तो वो वाकई दानियाल के आगे पीछे घूम रही थी। दानियाल, ये मैंने बनाई है, तुम्हें खीर पसंद है ना? नताशा बगैर किसी का लिहाज किए उसके जानिब कटोरी करते बोली थी। आरजू को बेसाख्ता ही पलवशा याद आई थी। वो लब भीज गई थी। दानियाल ने सख्ती से एक दूसरे में लब पेवस्त किए थे। नताशा की बढ़ती हिम्मत वो अच्छे से नोट कर रहा था। बस चुप था तो वो किसी वजह से। मुझे दे दो, कॉलेज जाना है, लेट हो रही हूँ। आरजू ने खीर उसके हाथों से छीनी और खाने लग गई थी। नताशा ने तंद व तेज़ नज़रों से उसे घूरा था, जबकि रुखसार बेगम बेटी की दानियाल की तरफ बढ़ती दिलचस्पी से बेहद खुश थी। अच्छी है, लेकिन थोड़ा कड़वापन आ रहा है, चीनी डालो इसमें, वरना खाने में अच्छी नहीं लगेगी। चमचा मुंह में रखते हुए वो तंज़िया अंदाज में बोली थी। नताशा का चेहरा सुर्ख हुआ था, जबकि पास बैठे दानियाल ने बामुश्किल अपना कहकहा रोका था। नताशा चुपचाप उठती वहाँ से चली गई थी। आरजू ने कंधा उचकाते थे। चलो कॉलेज छोड़ दो तुम्हें, दानियाल गहरा सांस भरते हुए उठते हुए बोला था। आरजू अज़बात में सर हिलाती किताबें उठा गई थी, उठाए आगे की जानिब बढ़ी थी। वो तो अपनी इस्तेमालशुदा चीज़ें भी किसी को ना दे, ये तो फिर उसका शौहर था। उसने सेकंड फ्लोर की जानिब देखा। नताशा कमरे के दरवाजे में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वो शख्स कितना मुकम्मल था, नीली आंखों वाला शहजादा, सहर तारी करती पर्सनैलिटी, एक दिलफरेब तिलिस्म ज़दा सी मुस्कुराहट, और नताशा खान ने उसे खो दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, वो उसे वापस भी तो हासिल कर सकती थी। 3 दिन पहले लॉन में खड़े दानियाल ने उससे कह दिया था कि माहा के निकाह के बाद वो अपने लिए किसी और जगह का इंतज़ाम करे। नताशा का दिल दुख सा गया था, लेकिन वो पत्थर बना हुआ था। उसकी आंखें सपाट थीं, लेकिन अब उन आंखों में आरजू खान को देखते एक चमक थी। वो इस चमक से कई ज़्यादा थी जो नताशा खान को देखकर आती थी। वो गुस्से से लब भेज गई थी। आरजू को कॉलेज छोड़े वो खुद ऑफिस चला गया था। मामा, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को? मुझसे तंग आ गए हैं तो बता दें, मैं यूं ही चली जाती हूँ यहाँ से। माहा दबी दबी आवाज़ में कोफ्त से बोली थी। सफ़िया बेगम ने उसे यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं दिया था, क्योंकि आज माहिल ने उसकी माँ सकीना बेगम आ रही थी। वो माहा को शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी। शादी में अब बस चंद दिन ही बाकी रह गए थे, जिसके चलते माहा का सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा था कि निकाह वाले दिन वो आखिर क्या करेगा। माहा, कैसी बातें कर रही हो? सफ़िया बेगम ने उसे डपटा था। माहा लब भेज गई थी, वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। वैसे भी दिल शदीद बगावत पर उतर आया था। दिमाग अलग सता रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो कमरे में बंद हो गई थी। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो आंखें पोंछती बाहर निकली थी। फिरोज़ा उसे बुलाने आई थी। मेहमान आ चुके थे। माहा ने मुंह बनाया। माहिल राना। वो दांत किचकिचाती हुई वापस कमरे में गई थी। फ्रेश होती बाहर निकली। हॉल में माहिल और उसकी माँ बैठे हुए थे। मेरी बेटी कैसी है? माहिल की माँ ने उठते हुए माहा का माथा चूमते सवाल किया था। वो फ़कत हल्का सा मुस्कुराई थी। माहिल ने एक नज़र उस पर डाली थी और उठ खड़ा हुआ था। चले अम्मी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले आगे की जानिब बढ़ गया था। सफ़िया बेगम ने इशारा करने पर माहा भी मुर्दा कदमों से उनके साथ होली थी। गाड़ी में बैठते सकीना बेगम पूरे रास्ते उससे कुछ न कुछ पूछती रही थी, उससे बातें करती रहीं, लेकिन माहा बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। दिल ही उचाट हो गया था हर चीज़ से। शदीद रोना आ रहा था। वो पहले ही किसी के निकाह में थी और अब ये सब तमाशा। उसके दिल ने दुआ की, काश वो मर जाए तो ये तमाशा ही ख़त्म हो जाए ना वो होगी ना जंग होगी। शॉपिंग मॉल के आगे गाड़ी रोकते माहिल बाहर निकला। माहा और सकीना बेगम भी बाहर निकली थी।
मॉल में एंट्री हो गई थी। मुख्तलिफ शॉप्स पर जाकर सकीना बेगम बड़े प्यार से माहा को मुख्तलिफ डिज़ाइंस के दुल्हन के जोड़े दिखा रही थी, जिस पर वो लब भींचे उन्हें देख रही थी। माहिल ने घूर कर उसे देखा। माँ, ये ठीक है, आप प्लीज़ इसे पैक कर दें। माहिल दांत पीसता हुआ एक ब्लड रेड कलर के लहंगे को देखते हुए बोला था। माहा को इतनी हैवी लहंगा पसंद नहीं आया था, लेकिन वो खामोश रही थी। अब क्या पसंद करना, नापसंदीदा शादी, जब शादी ही इस तरह हो रही थी। पकड़ो इसे। माहिल ने सख्त नज़रों से शॉपिंग बैग उसकी जानिब बढ़ाया था। माहा ने चौंक कर उसे देखा था। वो गुस्से से उसे घूर रहा था। माहा ने खामोशी से शॉपिंग बैग पकड़ लिया था। अम्मी, ड्राइवर आ गया है, आप घर जाएं, मैं माहा को घर छोड़ाता हूँ। माहिल ने मॉल से बाहर निकलते हुए माँ को देखते कहा था। वो पहले ही चुप हो गई थी। माहा के रवैये के चलते अब भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। माहिल ने गाड़ी के जाते ही उसका बाजू सख्ती से दबोचा था। माहा हैरान होती उसके साथ चलने लगी थी। माहिल ने उसे गाड़ी में बैठा दिया था, खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। पागल हो गए हैं आप? माहा ने अपने बाजू पर इसकी सुर्ख उंगलियों की छाप देखते हुए उसे गुस्से से घूरा था। वो भी तो सब जानने के बावजूद मना नहीं कर रहा था। ये घर का रास्ता नहीं है, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे घर जाना है। माहा गाड़ी किसी दूसरी सड़क पर जाता देख चीखी थी। उसने माहिल के स्टीयरिंग पर जमे हाथों पर हाथ रखते हुए उसे रोकना चाहा था। माहिल ने सुर्ख रंग आंखों से उसे घूरा। 10 मिनट बाद वो एक पार्क के आगे गाड़ी रोक चुका था। खुद गाड़ी से उतरते, माहा का बाजू दबोचते, उसे गाड़ी से उतारते, पार्क में ले जाते, कदरे एक खामोश जगह ले जाने लगा। आपको मसला क्या है? मैंने बोला था ना मुझे घर जाना है, यहाँ क्यों ले आए हैं? माहा उससे अपनी कलाई छुड़वाती हुई चीखती थी। इसके हाथ में जो शॉपिंग बैग था वो उसे नीचे फेंक चुकी थी। मसला मुझे नहीं, आपको है। आप क्यों मुंह फुलाए शॉपिंग कर रही हैं? मेरी माँ को आपकी वजह से दुख हो रहा है। माहिल भी थोड़ा सख्त हुआ था। अपनी माँ का यूँ इग्नोर होना उसे हरगिज़ पसंद नहीं आया था। वो तो उसकी फैमिली के हर फर्द की इज्जत करता था। उसकी इतनी बड़ी बात भी सबसे छुपाई थी, फिर भी माँ का ऐसा रवैया। तो मैंने कहा था कि मुझसे शादी करें, माँ बेबसी से बोली थी। पहले से ही ज़िंदगी से सुकून गारा था, ऊपर से ये शॉपिंग का झंझट। वो सख्त कोफ्त का शिकार हो रही थी। तमीज़ से बात करें, आपका होने वाला शौहर हूँ मैं। किसी की वजह से आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? उस गैंगस्टर की वजह से? हाँ। माहिल उसे दोनों कंधों से पकड़े इससे तकरीबन झंझोड़ गया था। उसकी काली आंखों में बेरंग हो रही थी। मैं आपको जवाब। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। एक तेज़ रफ्तार गोली माहिल के सीने में पेवस्त हुई थी। उसकी वाइट शर्ट खून से भर गई थी। माहा कंधों पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। माहा के मुंह से एकदम चीख निकली थी। माहिल? वो दबी दबी सी हैरानगी भरी आवाज़ माहा के लबों से आज़ाद हुई थी, जबकि माहिल ज़मीन बोस हो गया था। माहा ने पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ कुछ कदमों के फासले पर से बड़े क्रोफर से चलता आ रहा था। माहा ने बेसाख्ता ही उसकी काली हैट को देखा। वो सांस रोक गई, जबकि माहिल शदीद तकलीफ़ में सीने पर हाथ रखे ज़मीन पर नीम बेहोश हो रहा था। मैंने कहा था ना, इस बास्टर्ड से दूर रहो। मुझसे अगर दगा करने की कोशिश की तो अगली गोली पर तुम्हारा नाम होगा। उसने आते ही जारहाना तेवर लिए माहा के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे। माहा तो फटी फटी आंखों से ज़मीन को देखने की कोशिश कर रही थी, जहां वो नीम बेहोश होता भी माहा की जानिब हाथ बढ़ा रहा था। अलेक्जेंडर ने तंजिया नज़रों से ज़मीन पर खून में रंगे माहिल को देखा था और उसने फ़ोन पॉकेट से निकालते नंबर डायल किया। माहा अपने बाल उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कमिश्नर, तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है और तुम्हारा होने वाला दामाद गोली खाकर अब बस मौत के करीब है। फ़ौरन इसे अपनी टीम के बोलो जाबाजों से दूर हो जाए। ये तो हो सकता है, वरना इधर ही मैं तुम्हारी बेटी का जनाजा पढ़वा दूंगा। अलेक्जेंडर सफाकियत से बोलता हुआ माहा के बाल छोड़ते हुए अब सख्ती से उसका बाजू थाम गया था कि फौलादी गिरफ्त से माहा को अपने बाजू टूटती हुई महसूस हुई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जबकि वो लब भींच कर रह गया था। माहा का बाजू ऐसे ही जकड़े उसने एक ठोकर नीचे बेहोश माहिल के वजूद पर रसीद की थी। 10 मिनट बाद ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जबकि वो लब भींचे फ़ोन रख गया था। ओके, उसने ये कहते हुए कॉल काट दी थी। वैसे भी माहिल राना की तरफ उसके बहुत से हिसाब निकलते थे। वो उसके काम में टांग जोड़ा रहा था। तो तुमने उसे मार दिया? माहा सदमे के इसी कैफियत में खड़ी उसे देख रही थी। अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसके बाजू पर सख्तर हो गई थी। मैंने कहा ना माहा खान, खबरदार जो उसके बारे में सोचा भी तुमने। तुम्हारी हर आती जाती सांस ही नहीं, तुम्हारी सोच पर भी मेरा कब्जा होना चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई?
तुमने उसको सामने मार दिया। अल्लाह। वो मोबाइल में न जाने क्या टाइप कर रहा था। फिर महा का बाजू छोड़ गया। महा तो साकत होती उसे देख रही थी। क्या उसके लिए किसी की जान लेना इतना आसान था? क्या किसी के खून की कीमत उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं थी? क्या वो वाकई इतना सफाक दरिंदा था? ऐसे मत देखो, तुम्हारी मोहब्बत इश्क में बदली तो रोक तुम्हें ही लगेगा। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ में अलग ही तिलिस्म था। महा ने साकत बहती नज़रों से उसे देखा था। वो वहाँ से हट गया था, वापस पलट गया था, जबकि महा कई लम्हे उसकी पुश्त को देखती रही थी। माहिल। महा ने बेहोश खून में लिपटे माहिल को देखा था और फिर उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, टांगें शल हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खून से लथपथ पड़ा था और महा उसके करीब बैठी रो रही थी। वो क्या करे? इधर कोई नज़र भी नहीं आ रहा था जिससे वो मदद ले। महा ने ज़ोर से आंखें रगड़ी थीं, आंखें सुर्ख होने लगी थीं। उसने माहिल की जेब से उसका मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। पापा, माहिल, वो इधर। महा ने कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सामने खून को देखते हुए उसे अपनी आवाज़ में गले में अटकती महसूस हो रही थी कि वो क्या करे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो, बेटा, मैं बस आ रहा हूँ। जमशेद खान की फ़िक्र में डूबी हुई आवाज़ उभरी थी। अलेक्जेंडर ने उन्हें एड्रेस मैसेज कर दिया था और अब तकरीबन 10 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद थे। महा शिद्दत से रो रही थी। रोते हुए उनके गले लगी। चुप करो मेरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। एक कांस्टेबल के साथ उन्होंने महा को घर पहुंचा दिया था और माहिल को उठाते हॉस्पिटल की जानिब बढ़ गए थे। महा को अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अलेक्जेंडर को एक शख्स को मारते हुए देखा था। दिल गम से फट रहा था। उसकी आंखें ही नहीं, उसका दिल भी बुरी तरह से सक रहा था। वो घर जाती सीधा अपने रूम में बंद हो गई थी। बेड पर औंधे मुँह लेटे वो सिसक पड़ी थी। कॉलेज के बाद वो बाहर खड़ी ड्राइवर का वेट कर रही थी। मरवा भी उसके साथ ही खड़ी थी, बातें कर रही थी कि कई दिनों से वो कॉलेज नहीं गई थी। पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो गया था। आरजू ने मरवा को सब बता दिया था। जैसे सुनते मरवा बहुत खुश थी कि फाइनली इसका जीजू दानियाल खान था। वो तो झूमी उठी थी, जबकि आरजू के दिल को कुछ हुआ था। वो सितमगर अजीब से जज्बे दिल में बेदार कर रहा था। गाड़ी आई तो वो मरवा को खुदा हाफिज़ बोलते हुए आगे की जानिब बढ़ गई थी, लेकिन गाड़ी में बैठते ही आरजू का हलक तक कड़वा हुआ था। वो दांत पीसते फ्रंट सीट पर बैठी नताशा को देख रही थी। मुझे शॉपिंग पर जाना था, मैंने खान बाबा को कॉल कर दी है, वो आने वाले हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, तुम थक गई होगी। नताशा दिल जलाती मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती हुई बोली थी। वो सुबह ही दानियाल के ऑफिस चली गई थी। इरादा भरपूर आरजू को जताने का था कि दानियाल सफ़ीर खान के दिल में अब भी नताशा खान है, जबकि आरजू ने नम रूठी नज़रों से लापरवाह से बने दानियाल को देखा था। वो चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती रखे बैठा था। आरजू का लहजा रुंध गया था। तब ही कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए वो गाड़ी से उतर गई थी। नताशा ने मुस्कुराते उसे देखा था। दानियाल गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। खान बाबा 5 मिनट बाद आए तो आरजू गाड़ी में बैठती हुई चली गई थी। मरवा 5 मिनट पहले ही जा चुकी थी। वाकई पुरानी मोहब्बत कहाँ भुलाई जाती है। मुझे फिर क्यों लटकाया हुआ है? आरजू दिल में मुख्तलिफ सोचें सोचती जा रही थी। दिल में चुभन सी हो रही थी। नताशा को बड़ा हक से फ्रंट सीट पर बिठा देख और फिर जब नताशा ने आरजू को गाड़ी से निकाला तब भी तो दानियाल ने कुछ नहीं कहा था। एक आंसू टूटकर आरजू की आंख से गिरा था। निचला लब दांतों तले दबाए उसने सिसकी रोकी थी। जब उसे कोई परवाह नहीं तो मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ? अच्छी बात है ना, वैसे भी पाबंदियाँ लगाता रहता है, जान छूट जाएगी। आरजू सोचे बुनती घर के अंदर गाड़ी रुकते गाड़ी से उतरती घर में दाखिल हुई थी। वो जो मर्जी दिल को जवाब दे, लेकिन दिल अक्सर ढीठ ही पाया गया है। वो वही करेगा जो हमारे बस में नहीं होता है, उसकी जानिब लपकेगा जो ला हासिल होगा। इसका इलाज चल रहा था। गोली दिल के पास लगी थी। हालत सीरियस थी। बाहर कमिश्नर जमशेद मुठ्ठियां बीचे बैठे थे। जितना वो इस गैंगस्टर को हल्के में ले रहे थे वो इतना भी गया गुजरा नहीं था। हर काम उन्हें वार्निंग देने के बाद सरेआम कर रहा था। जमशेद खान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। 2 घंटे हो चुके थे माहिल को हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बाहर निकला। डॉक्टर, पेशेंट। जमशेद खान तेज़ी से डॉक्टर की जानिब लिपके थे। उन्होंने घर किसी को कॉल करके कुछ नहीं बताया था। यही दुआ कर रहे थे कि महा भी किसी को कुछ न बताए। ही इज़ ऑल राइट। अगर बुलेट थोड़ा भी मिसबैलेंस हो जाती तो दिल पर लगती। वो मर भी सकते थे, लेकिन खुदा का करम है। डॉक्टर मुस्कुराते बोले थे। कमिश्नर जमशेद खान कौन नहीं जानता था। वैसे भी बिजनेस की फील्ड में भी उनके भाइयों का बहुत नाम था। शुक्रिया। पेशेंट को होश आ गया है क्या? जमशेद खान डॉक्टर को देखते हल्की मुस्कुराहट से बोले थे। जी होश तो आ गया है, लेकिन उन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ हिम। डॉक्टर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते चले गए थे। जमशेद खान ने गहरा सुकून भरा सांस लिया था। वो अंदर रूम में एंटर हुए, जहां सामने वो सपाट तासुरात लिए छत को घोर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। कोई कह ही नहीं सकता था इसे गोली लगी थी।
माहिल, कैसा फील कर रहे हो तुम? जमशेद खान पास पड़े टेबल पर बैठते बोले थे। माहिल ने सपाट तासुरात से उन्हें देखा था। मुझे महा के साथ 2 दिन में शादी करनी है? सीरियसली? हमारी मेहंदी का फंक्शन कल होगा, वो सर्द लहजे में बोला था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। जमशेद खान ने फिक्रमंदी से उसे देखा था, जबकि माहिल के दिल में आग का दरिया बह रहा था। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी इस हालत में नहीं हो तुम। जमशेद खान लब एक दूसरे में पेवस्त करते हुए बोले थे। माहिल ने उनकी जानिब देखा था। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी चोटें मुझे लगती रहती हैं। मुझे बस कल ही फंक्शन स्टार्ट चाहिए। उम्मीद है आप तैयारियाँ कर लेंगे। बस चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला लें। माहिल दो टूक लहजे में बोलता हुआ तो जमशेद खान ने इस बात में सर हिलाया था। वो फाइल आपको मिल गई थी? कुछ याद आने पर वो फिर से बोला था। इसके दिलो दिमाग बार बार बस महा खान पर अटक रहा था। हाँ, मिल गई है। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मुझे यकीन नहीं आता डिपार्टमेंट के ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं इस काम में। पहली फुर्सत में उन सबको निकाल कर आया हूँ। अब बस एक मेन सबूत मेरे पास पड़ा है। इसकी वजाहत होगी तो इससे चीफ सिलेक्टर अच्छे से बेनकाब होगा। इधर वो फंसेगा तो वो गैंगस्टर भी पकड़ा जाएगा। जमशेद खान अज़म से बोले थे। माहिल ने इस बात में सर हिलाया। मैं इस डेडली गैंगस्टर को अपने हाथों से सूली पर लटकाना चाहूँगा। वो दांत पीसते हुए बोला था। दिमाग की शीरनियाँ फटती हुई महसूस हुई थी। ओके, तुम रेस्ट करो, फिर कल छोटा सा फंक्शन रख लेंगे। जमशेद खान कहते हुए बाहर चले गए थे। माहिल इस बात में सर हिलाता हुआ आंखें मूंद गया। मामा, इतनी भी क्या जल्दी है आखिर मेरी शादी की? अरे यार, वाकई में बीमार इंसान कैसे करेगा। जमशेद खान ने घर आते ही जैसे कल मेहंदी के फंक्शन के बारे में बताया था, वहाँ हद से उखड़ गई थी। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती? आंखों से आंसू बह निकले थे। बेटा, माहिल चाहता है, इतना हायर पर क्यों हो रही हो? सफ़िया बेगम उसे समझाने को आगे को बढ़ी थी जब वो 2 कदम पीछे हुई थी। माहिल, माहिल, मेरी किसी को परवाह नहीं है, सबको उसी की पड़ी है। मैं आपकी बेटी हूँ या माहिल आपका बेटा है? ममा, वो चीख पड़ी थी। सफ़िया बेगम उसके इतने शदीद रिएक्शन पर हैरान थी। आरज़ू शोर की आवाज़ सुनते हुए उसके कमरे में चली आई थी। बड़ी मामा, आप जाएं, मैं समझा देती हूँ। आरज़ू हल्का सा मुस्कुराकर बोली थी। सफ़िया बेगम इंतहाई परेशानी से बाहर निकली थी। माहिल जैसा अच्छा लड़का वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। आरज़ू ने दरवाज़ा बंद किया था। महा ज़मीन पर बैठते हुए सर पकड़कर रोने लगी थी। आरज़ू ने शदीद तकलीफ़ में उसे देखा था। वो उसके पास जाती, उसके साथ नीचे बैठ गई थी। खुद की तकलीफ़ को भुलाया उसे बस अब ख्याल था तो महा खान की तकलीफ़ का था। महा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, सबको सच बता दो। आरज़ू इसका हाथ सर से हटाते हुए अपने हाथों में लेती हुई बोली थी। महा ने नम सुर्ख होती आंखों से उसे देखा था। उसके अंदर कहर बर्पा हो रहा था। वो मार देगा आरज़ू। उसने माहिल पर भी गोली चलाई है। वो बहुत खतरनाक, बहुत पुरअसरार। महा रोते हुए हिचकियों में बोली थी। आरज़ू ने नासमझी से उसे देखा था। किसकी बात कर रही हो तुम? अपने शौहर की। वो क्यों मारेगा किसी को? वो कौन है महा? मुझे बताओ, क्या करता है वो? आरज़ू उसकी आंखें साफ करती तशवीशनाक लहजे में बोली थी। महा ने ज़ुकाम ज़दा सी सांस और अंदर खींची थी। गम तकलीफ़ से दिल में सुइयाँ चुभती महसूस हो रही थी। वो एक गैंगस्टर है, पता नहीं क्यों उसने मुझसे निकाह किया, पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे कुछ नहीं बताता। वो अजीब सी सर्द हेज़ल ग्रीन आंखों से बस वार करता है। वो बहुत ही अजीब है आरज़ू, वो बहुत ख़तरनाक है। आज उसने मेरे सामने माहिल पर गोली चलाई। महा बताते हुए एक बार फिर फूट फूट कर रो दी थी। आरज़ू ने बुरी तरह लब कुचले थे। वो तो लफ्ज़ गैंगस्टर पर ही हैरान हो गई थी। शायद बड़े पापा की वजह से कोई हो महा। तो या तो तुम सबको सब कुछ बता दो या भाग जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। आरज़ू फ़िलहाल गैंगस्टर को भुलाए लब दबाए फ़िक्रमंदी से बोली थी। महा ने हैरान कुन नज़रों से उसे देखा था। क्या भाग जाना इतना आसान होता है आरज़ू? वो इज़्ज़त जो बरसों से बनी है उसे अपने हाथों से ख्वार करके बर्बाद कर दूँ? महा नम वीरान आंखों से सवाल कर गई थी। आरज़ू साकत से उसे देख रही थी। अगर तुम गलत होती तो इज़्ज़त अजीज़ थी, अब तुम सही हो। तुम निकाह पे निकाह नहीं कर सकती महा। अब इज़्ज़त से बढ़कर तुम पर तुम्हारा निकाह बचाना फ़र्ज़ है। आरज़ू लब भीषे बोली थी। महा बस किए कई लम्हे उसे देखती रही थी। वो कह रहा था वो बारात के आने लेने आएगा। आरज़ू, क्या होगा पापा आगा जान? सब क्या सोचेंगे? सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे। महा फिर से रो दी थी। अपनों की नफ़रत या नाराज़गी भी कहाँ इतनी देर तक बर्दाश्त होती है। आरज़ू ने सामने डरी सहमी लड़की को देखा था। वो दोनों बहुत मुख्तलिफ थीं। काश महा खान जितना सब्र आरज़ू खान में आ जाता और काश आरज़ू खान की बहादुरी महा खान में होती। मेरी बात सुनो, फिर अगर वो आ रहा है तो आने दो, जो होगा देखा जाएगा। तुम अपने बारे में सोचो, जिन्होंने तुम्हें परवरिश दी है ना महा।
अगर उन्हें अपनी तरबियत पर यकीन हुआ तो वो तुम पर यकीन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आखिरत में तुमने अपना नाइमा अमाल खुद पकड़ना है, दुनिया ने नहीं। बी ब्रेव, जो हो रहा है होने दो, फिर बारात वाले दिन ही देख लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब फ्रेश हो जाओ, कल मेहंदी है, शाम होने वाली है। आरजू उसके कमर पर प्यार से सहलाती बोली थी। महा ने गहरा सांस भरा था। आरजू ने उसे उठाया और उसे हौसला देती हुई कमरे से निकल गई थी। महा ने उसे जगह को घूरा था जहाँ से वो गई थी। तुम्हारी जैसी कजिन सबको पास होनी चाहिए। महा आंखें साफ करती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। वो बेड पर मुंह फुलाए किताबें आगे खोले बैठी थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी, आरजू ने एक तरफ उठाकर नज़र देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया अंदर दाखिल हुआ था। आरजू ने लब भींचते, जहाँ दो पहले उसे वो हंसी, वो मुस्कुराहट छूकर महसूस करने का दिल कर रहा था, आज वही मुस्कुराहट उसे जहर लग रही थी। दानियाल ने उसके झुके सर पर नज़र डाली थी। वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया था। जब आरजू ने अपनी किताबें समेटी और कमरे से निकल गई, वो फ्रेश होते बाहर आया तो आरजू कमरे में नहीं थी। वो लब भींच गया था। वो रूम से बाहर निकला जब जमशेद साहब ने उसे रोक लिया। दानियाल, कल ही मेहंदी का फंक्शन है, तुम सारे काम देख लेना, ओके? जमशेद साहब ने मुस्कुराकर कहा। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया था। नीचे हॉल के सोफे पर बैठे अब आरजू मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जो कुछ दिन पहले ही अपने बाबा से न्यू मंगवाया था। लगी थी वो मरवा से चैट करने। वो चलता हॉल में आया था। उसका दोपहर गाड़ी से उतरते वक्त लाल होता चेहरा देख चुका था वो। फिर भी उसका मुंह से फुलाए उसका मुकम्मल इग्नोर करना कहाँ दानियाल को पसंद आ रहा था। आरजू सुनो, दानियाल ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा था। नताशा जो कमरे में जा रही थी, दानियाल को हॉल में देखते हुए वो भी वहीं आकर एक सोफे पर टिक गई थी। आरजू कान लपेटे बैठी थी। आरजू सुनो, मेरी शर्ट निकाल दो, दानियाल ने फिर से पुकारा था, जबकि वो फ्रेश होकर आया था। आरजू ने बुरी तरह से उसे नज़रअंदाज किया था और अंदाज में नज़र उठाकर उसे देखा था। इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, वो मसनूई मुस्कुराई थी। दानियाल ने जबड़े भींचे उसे देखा था। पिंक फ्रॉक में वाइट चूड़ीदार पजामा पहने और वाइट ही दुपट्टा गले में डाले, सर पर ओढ़े वो बेनियाजी से बैठी दानियाल की धड़कनों में इंतशार पैदा कर रही थी। दानियाल, मैं निकाल देती हूँ। नताशा मुस्कुराते हुए फ़ौरन ही उठी थी। आरजू के कान फ़ौरन ही खड़े हुए थे, लेकिन अंदाज अब भी लापरवाह सा था। शाम का वक्त था जब इधर से आयशा शॉपिंग बैग हाथ में उठाए हुए हॉल में दाखिल हुई थी। बैग सोफे पर फेंक गई थी, जिसमें माहा के फंक्शन के कपड़े थे, बल्कि माहा अपनी और आरजू की शॉपिंग उसने ही की थी। आरजू वैसे तो बहुत नखरे करती थी कपड़ों के मामले में, लेकिन इस बार नताशा के चलते उसका दिल उचाट था और माहा ने वैसे ही इस झंझट में पड़ने से इनकार कर दिया था। तभी आयशा, रुखसार बेगम और सफ़िया बेगम थी शॉपिंग पर और अभी लौटी थी। नहीं शुक्रिया, दानियाल ने सपाट तासुरा से इनकार किया था। आरजू के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट उभरी थी। अब ज़रा कुछ दिल को ठंडक मिली थी। आरजू, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कुछ बोल रहा हूँ मैं, फ़ौरन कमरे में आओ और ऐसा करो, मेरे कल के लिए कपड़े भी निकाल दो। दानियाल कहता हुआ पलट गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि हर कोई अपनी ही तैयारियों में लगा हुआ था। नताशा ने सख्त खुंद नज़रों से आरजू को देखा था। आयशा यार, जाओ निकाल कर दो अपने भाई को कपड़े। आरजू अब भी मोबाइल में लगी बेजारी से बोली। आयशा लब दबाती हुई ऊपर दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जो शिद्दत से उसका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर होती दस्तक सुनते झट से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने आयशा को देखकर लब भीज गया था। वो कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में आया, जहां अब सफ़िया बेगम, रुखसार बेगम के साथ नूर बेगम भी बैठी हुई थी। नताशा सब कुछ उचाट दिल के साथ देख रही थी। आरजू, ऊपर आकर मेरे कपड़े निकालो, वो वहीं से सख्त लहजे में बोला था। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा। रुखसार बेगम ने भी बेटी को आंखों से इशारा किया था, जैसे वो मुकम्मल नज़रअंदाज किए बैठी रही थी। नौकर समझा हुआ है, सैर सपाटे इनके साथ और काम मैं। वो नीचे ही बड़बड़ाई थी और ढीठ बनी बैठी रही थी। उसे हिलते ना देखकर दानियाल का गुस्सा समा नेज़े पर पहुंचा था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें आरजू? वो सीढ़ियाँ तेजी से उतरता हुआ शिद्दत से चीखा था। आरजू ने नीचे आते देखकर सोफे से उछल कर खड़ी होती भागने की तैयारी करने लगी थी। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी, बीवी वाले काम, वो कहते कहते लब दांतों तले दबा गई थी। दानियाल ने मायने खेजी से उसे देखा था। एकदम ही उसके लब दबाने पर वो सख्ती से दिलचस्पी से उसे देखने लगा था। चलो तुम्हें बीवी वाले काम दूँ। आरजू आगे की जानिब भागी थी, जिसे वो उसके पीछे लपका था और तेजी से उसके करीब जाते हुए उसकी कलाई दबोचे उसे बाजू में भर लिया था। आरजू का चेहरा सुर्ख हुआ था, जबकि नूर बेगम ने बेटे को घूरा। वहीं नताशा के दिल में आग सी लग गई थी। उसने खूंखार नज़रों से इन दोनों को देखा था, जबकि आरजू की फतह भरी नज़रें अब नताशा पर जमी हुई थी। वो आरजू को अपने रूम में लाते हुए उसे नीचे उतार चुका था। क्या मसला है तुम्हें? हाँ, आ क्यों नहीं रही थी? बुला रहा था मैं कब से। वो दीवार के साथ उसके नाजुक वजूद को पिन किए दोनों बाजू आइट साइड पर रखते उसकी जानिब झुकते हुए बोला था। मेरी सुनते हैं आप हमेशा? वो कहते कहते रुक गई थी। उसे अपनी सांसें सीने पर अटकती हुई महसूस हुई। वो उसकी गर्दन पर झुकता सुलगते लब रखता गहरे सांस भर गया था। बोलो, क्या सुनो तुम्हारी?
बालों में मुंह दिए गहरा सांस भरते हुए आरजू की सांसें थामा दी थी। शर्ट लड़खड़ाते लफ्ज़ों और 120 की स्पीड से धड़कते दिल को काबू करते वो दीवार साथ समेटती मुशबा मुश्किल बोलती बात बदलने की कोशिश करने लगी थी। हाँ क्या शर्ट? इसके लबों को आहिस्ते से सुलगते होठों से छूते वो मध्यम भारी पुरसोज आवाज़ में बोला था। जज्बों में बसी उसकी तिलिस्म सी खुशबू ने आरजू के 14 तबाक रोशन किए थे। कपड़े? आरजू खुशक पड़ते हलक को तर करते बोली थी। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई थी, धड़कन की हथेलियों में धड़कती महसूस हुई थी। क्या कपड़े? वो मुकम्मल मदहोशी के आलम में उस पर झुका, उसकी हेज़ल घबराहट से भरपूर आंखों पर अपना लम्स छोड़ गया था। वो एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए अब उसके शंगरफी लबों को सहला रहा था। आरजू की हेज़ल आंखों ने उसे देखा था और दानिया ने झट से उसकी आंखों को देखते हसरत से आंखें मीच ली थी। मुझसे बात करते वक्त अपनी नज़र झुका कर रखा करो। नज़रें तुम उठाती हो, दिल मेरा बेईमान होने लग जाता है। वो उसकी लरजती पलकों पर उंगली फेरते मध्यम गंभीरपन से बोलता हुआ आरजू का चेहरा दहक आ गया था। वो लब कुचल कर रह गई थी। उसे अचानक क्या हो जाता है? वो उसके लहजे की नरमी पर हैरान रह गई थी। इसका दिल इसकी जानिब हुमकने लगा था। आरजू ने वहाँ से हटना चाहा था जब दानियाल ने सराहियत से उसे जाने दिया था। आरजू का जिस्म होले से लरज़ उठा था। क्या तपिश भरा लम्स था। सुलगती सांसों की महक और उसकी दिलफरेब आवाज़ ने आरजू खान का दिल अलग सी लय पर धड़काना शुरू कर दिया था। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो लब पीछे खुद ही से बड़बड़ाई थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जिस पर दानियाल हाथ पीछे बांधे पुरशोक नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे पढ़ना है, खुद निकाल लें। वो वहीं सोफे पर ढहसा गया था। आज नताशा को इसीलिए भी साथ लेकर गया था कि उसने नताशा को घर से बहुत दूर एक जगह दिला दी थी ठहरने के लिए। अब बस ऐसे ही किसी कंपनी में उसे जॉब दिलवाकर वो उसे यहाँ से फ़ौरन भेजना चाहता था। अपने दिल में बढ़ते जज्बों को काबू करना अब मुश्किल तरीन हो रहा था। वो खुलकर उन्हें कबूल करना चाहता था। नॉवेल डे बाय डे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं और अपना लव शो करें थोड़ा बहुत, कमेंट के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए, व्यूज़ के ज़रिए। फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। आखिर मेहंदी का दिन भी आ गया था। सुबह से हर तरफ गहमा गहमी थी और अब तो रात होने वाली थी। मेहंदी का फंक्शन कंबाइंड था। माहिर की तरफ से भी कौन था, उसकी माँ और चंद एक रिश्तेदार, और इधर से भी बिल्कुल ख़ास रिश्तेदारियों को बुलाया गया था। माह का दिल बहुत ही शिद्दत से धड़क रहा था, जबकि आरजू कई बार उसे तसल्ली दे चुकी थी। माह को आयशा ही तैयार कर रही थी, जबकि आरजू भी तैयार होने अपने और दानियाल के मुश्तरका कमरे में गई हुई थी। आधे घंटे बाद वो तैयार होती माह के रूम की जानी बढ़ी थी। वो कमरे में एंटर हुई थी जहां माह सोगवार हुस्न के साथ बैठी थी। हल्के येलो रंग के लहंगा पहने, ऊपर ऑरेंज रंग की कुर्ती पहने, दुपट्टे को बालों में सेट किए वो फूलों की ज्वेलरी में कोई शहजादी लग रही थी। आरजू बेसाख्ता ही उसके गले लग गई थी। चलो बाहर चलते हैं। आरजू ने आंखों ही आंखों में तसल्ली देते हुए उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त तर की थी। माह गहरा सांस खींचती हुई खुद को हिम्मत देती आयशा और आरजू के साथ चलने लगी थी। अभी तो आरजू खान ने एक मेन काम करना था। लॉन में फंक्शन का अरेंजमेंट था। सब यंग जनरेशन कजिन वगैरह सॉन्ग गा कर एंजॉय कर रहे थे। जब दो लोगों की नज़रें उठी वो वहीं साकित हो गई थी। माहिर राना ने पहली बार इतना मुकम्मल हुस्न देखा था। वो नाजुक अंदाम लड़की जिसके चेहरे पर छुपाने के बावजूद उदासी छाई हुई थी। उसने एक बार नज़र उठाकर देखा था और वो सिर्फ एक नज़र थोड़ी थी, वो तो एक क़यामत थी। वो तो माहिर राना के दिल पर गुजरी थी। वो वाइट कुर्ते पर हल्के ब्राउन कलर की वास्कट पहने उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कल एक बुलेट खा के हॉस्पिटल में पड़ा था। दूसरी जानिब नीली आंखों ने अपनी आफत को देखा था। मेहंदी रंग के सूट में वो बालों को कर्ल किए खोला छोड़े, कानों में इयररिंग डाले, पाँव में खुद से पहने हम रंग दुपट्टा अच्छे से फैलाए हुए दानियाल को चारों खाने चित कर गई थी। या अल्लाह खैर। बेसाख्ता ही उसके लबों से आज़ाद हुआ था। एक वो हेज़ल आंखें जब भी चमकती चैन सुकून लूट कर साथ ही ले जाती थीं। इन दोनों ने माह को ले जाते माहिल के बराबर में बिठा दिया था। दरमियान में एक पर्दे ने इन दोनों को अलग किया हुआ था। आयशा फ़िलहाल मारी मारी फिर रही थी। डील साइन होने के वजह से मिराज को वहाँ मज़ीद कुछ काम निकल आया था, इसीलिए वो कल डायरेक्ट निकाह पर ही आने वाला था। आरज़ू मुस्कुराती वहाँ से अंदर चली गई थी और ठीक 10 मिनट बाद वो वापस आ गई थी। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान था, ऐसा इत्मीनान जिसे उसने जंग फ़तह कर ली हो। दानियाल ने खुद पर उठती नज़रों को बाखूबी महसूस कर रही थी। जाने अनजाने वो फ़ख्री अंदाज में खड़ी थी। आखिर को उसके महरम की नज़रें उस पर जो जमी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन बड़ों ने शुरू किया था। आरजू बेसब्री से दरवाजे की जानिब देख रही थी जब वहाँ से नताशा बाहर निकली थी। तंग फिटिंग वाले शरारे
कुर्ती में उसका नाजुक सराबा वाज़ा हो रहा था। आरज़ू आंखें फाड़े उसे देख रही थी। चुड़ैल कहीं की, आरज़ू मुँह बनाकर बोली थी, लेकिन फिर कुछ याद आते मुस्कुरा दी थी। उसकी नज़रें नताशा पर थीं, जिसका रुख दानियाल की तरफ था। वो दानियाल के पास जाती उसके सामने रुक गई थी। आरज़ू ने बेसाख्ता ही दानियाल को देखा था, जिसने इतनी तेज़ी से नज़रें फेरी थी कि आरज़ू लब दबा गई। नताशा ने गुंग चेहरे से देखा था। दानियाल ने एक नज़र उसे देखा भी नहीं था। आरज़ू खान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या हवाओं में ले जाने वाला एहसास था ना उसका महरम, जो उसे इतनी फुर्सत से तक रहा था। किसी नामहरम के सामने आने से नज़रें ही फेर गया था। इसने नज़रें उठाकर भी नताशा को नहीं देखा था। वो वहाँ से हट गया था और आरज़ू खान के दिल में हलचल सी मचा गया था। नताशा गुस्से में मुकीद अपने पाँव बार बार हिला रही थी। बहुत बेचैनी हो रही थी। जब उसने पाँव बिला आखिर बाहर निकाला था, एक दिल सोज चीख उभरी थी। सब लोग वहीं रुक कर उसे देखने लगे थे। नताशा चीखें मारती हुई उछल रही थी। उसने दूसरा गुस्सा भी उतार दिया था, जिनमें से दो कॉकरोच निकले थे। नताशा का चेहरा जर्द पड़ गया था। पहली बार माह के लबों पर मुस्कुराहट थी। आयशा लब दबा गई थी, जबकि दानियाल ने पहली ही फुर्सत में अपनी आफत को देखा। नताशा खौफ से सहमती, तेज़ी से धड़कते दिल के साथ रो रही थी। इसका सारा मेकअप भी बुरी तरह ख़राब हुआ था। आरज़ू आगे बढ़ी और नताशा को थाम कर एक साइड पर बिठाया था। क्या हुआ नताशा, आपी डर गई? वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि अगर कोई देख लेता तो अश अश कर उठता। उसने नताशा के बहते आंसू साफ किए। सब लोग नफ़ी में सर हिलाते वापस अपने अपने कामों में लग गए थे। इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं डरते, अगर कभी बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ गया तो? आरज़ू उसके बाल सही करते हुए मसनूई मुस्कुराकर बोली थी। नताशा ने लब कुछ भींचते हुए अपने से छोटी इस लड़की को देखा था, जिसकी हेज़ल आंखों में चमक थी। नज़रें अगर खुद पर रखती तो ऐसा ना होता, इसीलिए एक वार्निंग ही समझ लें अल्लाह की तरफ से। किसी दूसरे पर नज़रें रखने से बेहतर है इंसान खुद पर तवज्जो दे। वो कहती हुई पलट गई थी। नताशा दांत किचकिचाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि दानियाल ने लब दांतों तले दबा दिए थे। खानवीर, एक सॉन्ग हो जाए, आयशा चहकी थी। दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया था। आरज़ू ने मुंह बनाया था। खानवीर प्लीज़, एक ही बस, आयशा मासूम सूरत बनाते हुए बोली थी। दानियाल ने माह के साथ बैठी आरज़ू को देखा था, जो नफ़ी में सर हिला रही थी, और रुखसार बेगम न जाने उसे क्या बोल रही थी। और एक थप्पड़ खाने के बाद आरज़ू ने अपना हाथ आगे किया था। दानियाल धीरे से हंस दिया था। ये भी कहीं कहीं बाज नहीं आती, ये बंदी करा ली बेइज्जती अपनी। चलिए कोई शेर ही सुना दें। आयशा ने माइक उसे पकड़ाया था, जिस पर वो जज्बात में सर हिला गया था। सब लोग उसे देख रहे थे। आरज़ू ने हेज़ल आंखें उठाकर उसे देखा था। दानियाल ने उसकी आंखों में देखा। वो एक बार फिर से उसकी काजल की लकीरों में ही उलझ गया था। आयशा ने लब दबाते दानियाल की नज़रों की सीध में देखा था। क्या कशिश थी इसकी आंखों में, मत पूछो। मुझसे मेरा दिल लड़ पड़ा, मुझे वो शख्स चाहिए। वो लफ्ज़ों में सहर का जादू चलाते हुए बोला था। उसकी नीली आंखें हेज़ल आंखों में पर जमी बहुत कुछ बावर करवा रही थीं, और ये एकदम ही दो दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हुए थे, जैसे दोनों एक ही शहर में जकड़े लिए गए हों। आरज़ू ने चौंकते हुए नज़रें फेरी थीं। इसकी बोलती आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमर था। वाह वाह, क्या बात है, शेर भी हो गया और काम भी हो गया, आयशा लबलबाते हुए बोली थी। सब लोगों का कहकहा गूंजा था। आरज़ू खजल सी होती हुई सर झुका गई थी। दानियाल ने चेहरा मोड़ लिया था। मेहंदी का फंक्शन तमाम हुआ। माहिल लोग घर चले गए थे और अब सब मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए थे। माह भी इस तामझाम से काफ़ी थक गई थी। तभी वो भी कमरे में चली गई थी। आरज़ू भी अपने कमरे में जाते हुए सो गई थी। दानियाल कल के कामों के बारे में जमशेद साहब से डिस्कस कर रहा था, लेकिन दिल बुरी तरह इन हेज़ल आंखों पर अटका हुआ था। कमरे में आते थके से अंदाज ने उसे दुपट्टा उतारा, सोफे पर रखा, वॉशरूम गई, फ्रेश होते बाहर आई थी। सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। बेसाख्ता ही नज़रें अपने हाथों पर गई थी, जिन्हें वो धोकर आई थी। मेहंदी के नक्श बहुत गहरे आए थे। इसके दरमियान में लिखा एम। माह के लबों से सिसकी निकली थी। माँ तो कहती थी मेहंदी कहरी तब आती है जब होने वाला शौहर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन इसका तो पहले से शौहर था ना। वो शौहर जो हर जज्बों को छुपाए सर्द महरी का लिबादा ओढ़े हुआ था। अचानक कमरे में किसी की मौजूदगी को पाकर माँ चौंकी थी। इधर उधर देखने लगी, दिल घबराने लगा था। अलेक्जेंडर, इसने भी लब खुद ब खुद ही घबराहट के चलते फड़फड़ा उठे थे। वो उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी। पहचानने लग गई हो मुझे माह खान, खैरियत तो है? और ये इतना सजी सवरी किसके लिए हो? दुपट्टे से बेनियाज उसके हुस्न को देखते हुए वो सर्द वहशत से लबरेज आवाज़ में बोला था। माह ने घबराते हुए लड़खड़ाते फ़ौरन ही दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे। वो एक जुस्त में पर्दों के पीछे से निकल कर माह के रास्ते में हाइल हुआ था। किसके लिए इतना तैयार हो?
वो अब भी सर्द सी आवाज़ में बोला था। महा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा डाला था। वो घबराकर पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी जब वो एक जिस्म में उस तक पहुंचा था। बोलो, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। किसके लिए इतना सच संवर रही हो? महा के बालों को मजबूती से अपनी सख्त गिरफ्त में लेते वो हाथ उसके कमर पर लपेटते, उसे खुद के करीब करते। उसके चेहरे पर फुंकारा था। महा शिद्दत से कांप उठी थी। अलेक्जेंडर, कितना बदतमीज़ी यार, कितना हाथ पैर चलाता जाहिल। महा सिसकी थी। उसे अलेक्जेंडर की फौलादी उंगलियां अपने कमर पर अंदर धंसती हुई महसूस हो रही थी। महा खान, एक बात गौर से सुन लो। तुम पर नफ़रत और मोहब्बत दोनों में सिर्फ मेरा हक है। ख़बरदार अगर दोबारा तुम किसी और के लिए इस रूप में आई। महा के गाल पर बहते आंसू को अपनी उंगली से छीनते चुनते वो उसके बालों पर गिरफ्त ढीली कर गया था। महा ने उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में झांका था, जहाँ सिर्फ साफ सर्दपन के हाथ साथ चमक भी थी। अब क्यों आए हो यहाँ? महा रोते हुए बोली थी। वो दोहरी अजियत का शिकार थी। एक तरफ अलेक्जेंडर की तरफ दिल माइल हो रहा था तो दूसरी तरफ किसी अनजान शख्स से निकाह पढ़ने का। वो कैसे ही सब रोके उसे समझ नहीं आ रहा था, जबकि अलेक्जेंडर उसके वजूद को गहरी नज़रों से देख रहा था, अपना हक वसूल करने। वो महा के कमर पर गिरफ्त सख्त करते उसे शिद्दत से खुद में भींच गया था। इसकी गर्म सांसें महा के कंधों पर झुलसती रही थीं, जबकि आंखों में उभरी नफरत भरी चमक महा से फिर से छुपी हुई थी। तुम्हें खुद में बसाने, इतना कि तुम्हें खुद के वजूद से मेरी खुशबू महसूस हो। वो जबड़े भींचते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर गया था। उसका आखिरी वार था इन लोगों पर, जबकि महा का दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। बोलो, चाहती हो ना मुझे? अलेक्जेंडर ने बड़ी शिद्दत से उसके कंधों पर अपना गर्म लम्स छोड़ते हुए कहा था। महा अपना वजूद जलता महसूस हुआ था। नहीं। वो नफ़ी में सर हिला गई थी। वो खुद उसे अलेक्जेंडर को दूर करना चाहती थी, जिसकी उंगलियां उसकी कमर की गहराइयों में उलझती उसकी करती की कुर्ती की डोरी को तोड़ चुकी थी। महा ने सख्ती से उसे धक्का दिया था। जाए यहाँ से। दर्द ने सिफत इंसान है, दरिंदा सिफत इंसान है आप, बल्कि इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। वो चीखी थी। कई आंसू गालों को भिगो गए थे। वो लब भींची थी, एक सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त कर गया था। ना जाने कितनी बार था जब सामने खड़ी लड़की ने उसे धुतकारा था। इंसान मत कहो मुझे महा खान। आजकल के इंसानों के साथ मुझे जोड़ने से अच्छा है तो मुझे सिर्फ दरिंदा ही कह लो। वो मुठ्ठियां बीच से बोला था। महा सांस रोके उसे सुन रही थी। कल आऊँगा तुम्हें लेने और मुझे तुम भी नहीं रोक सकोगी, याद रखना तुम। वो उंगली उठाते हुए जिस तरह आया था वैसे ही वापस चला गया था। महा ज़मीन पर बैठती रोती चली गई थी। काश मौत आए और वो खामोशी से उसका हाथ थाम कर चली जाए, बगैर किसी से शिकवा किए, बगैर किसी को कुछ बताए, बगैर किसी के हुक्म की पाबंद बने, बगैर किसी के ज़िद बने। आज महा का निकाह था। ब्लड रेड कलर के लहंगे में, बालों को जोड़ा बनाए हुए, स्टाइल और सलीके से दुपट्टा सर पर टिकाए, मेकअप के साथ ज्वेलरी में वो क़यामत खेज़ हुस्न की मालिक लग रही थी। सोगवारियत मज़ीद बढ़ गई थी। उसके सुर्ख सूजी आंखों पर काजल की लकीर ने उसकी आंखों को अलग ही रूप बख्श दिया था। इसका दिल शिद्दत से बस फटने को था। दिमाग की शरियानियाँ फूली हुई थी। दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। बारात आ गई। आयशा की चहकती आवाज़ गूंजी तो महा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रुक गया था। जब ही जमशेद खान के साथ सफ़िया बेगम भी कमरे में दाखिल होती बेटी को बनाए लेने लगी थी। बेटा, तुम्हारे छोटे पापा और आगा जान इधर ही होंगे, मुझे स्टेशन जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। जमशेद खान जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन स्टेशन बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से वो महा को अपने साथ लगाते हुए उसके सर पर हाथ रखते वहाँ से चले गए थे। महा उदासी की मूरत बनी हुई थी। जब आरजू भी कमरे में एंटर हुई थी, वो ब्लू और सिल्वर कलर की कामदार फ्रॉक में मलबूस बाल स्ट्रेट किए हुए थे। वो आगे को बढ़ी थी। बड़ी मामा, आप बाहर देखें। और आयशा, आपको मिराज भाई बुला रहे थे, मैं मामा को बाहर लेकर आती हूँ, मैं महा को बाहर लेकर आती हूँ। आरजू मुस्कुराकर बोली थी। वो बस उन्हें वहाँ से भेजना चाहती थी। आयशा मुस्कुराती हुई वहाँ से पलट गई थी। सफ़िया बेगम भी सर हिलाती चली गई थी। वो तुम्हारा गैंगस्टर आ जाएगा ना, तो तुम बस खामोशी से चली जाना महा, बस वो निकाह से पहले आ जाए, तब तक हिम्मत रखो। आरजू उसे तसल्ली देती बोली थी। इसका खुद का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अगर अलेक्जेंडर ना आया तो वो खुद निकाह रोक देगी, उससे पुकार लेगी। ओके चलो। महा के बारीक से रेड दुपट्टे से ही उसका घूंघट निकालते वो उससे लिए चलने लगी थी, जबकि महा को अपने कदम मन के भारी होते महसूस हो रहे थे। इससे चला ही नहीं जा रहा था। रूह जैसे एक जिस्म का साथ छोड़ गई थी। वो एक महसूस हो रही थी। महा जमशेद खान वल्द जमशेद खान, क्या आपको माहिर राना वल्द मोहम्मद राना से सिक्का रियाजुल वक्त 30 लाख हक महर के ये निकाह कबूल है?
आगा जी के इशारे पर काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था। महा का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। आरजू की भी सांस अटकी हुई थी। उसकी जुबान को चिपक सी लगी हुई थी। लब काटती वो बस दहाड़े मार के रो देने पर दर पर थी। रुक जाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो अलेक्जेंडर। लॉन में एक चिंगाड़ती हुई आवाज़ गूंजी थी, एक तेज़ आवाज़ जिसने सबको अपनी तरफ मतवज्जह किया था। महा ने बारीक से घूंघट से आर पार इधर उधर देखा था। सब लोग हैरान परेशान खड़े थे। बहुत जल्दी ढूंढ लिया तुमने मुझे, बहुत होशियार हो। उस उसने तेज़ी से महा का हाथ खींचते उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। सब फटी फटी नज़रों से उसे देख रहे थे। मेरी बेटी से दूर रहो माहिल राना, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। माहिल राना, अलेक्जेंडर। इस पर गन ताने वो आगे बढ़ते चीखे थे। जब माहिल राना ने गन निकालते हुए महा पर तान दी थी। महा साकत नज़रों से उसे देख रही थी जो अब उस पर गन ताने खड़ा था। अलेक्जेंडर। फड़फड़ाते हैरत ने भरपूर अल्फाज मुँह से अदा हुए थे। उसे अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो अलेक्जेंडर कैसे हो सकता था? वो हेज़ल ग्रीन आंखें वाले अलेक्जेंडर को देख चुकी थी। फिर कैसे? दूर, हरगिज़ नहीं जाने दो मुझे, वरना तुम्हारी बेटी को इधर ही जन्नत पहुंचा दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला था। सब शौक स्टेट में खड़े थे। मिराज दानियाल ने आगे बढ़ना चाहा था। जब उसने महा के करीब गन मजीद की तो दोनों वहीं रुक गए थे। बटरफ्लाई पहचाना नहीं? वो बस इतने कहने की देर थी। आह, वो लव्स बटरफ्लाई। महा की रूह कांप उठी थी। वो साकत नज़र से उसे देख रही थी। जब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सुकून से बर्बादी देखने पर आती है ना, बिल्कुल वैसी। मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा ज़लील इंसान, वो चीखे थे। वो जब स्टेशन गए तब वो हैरान रह गए थे। आधा घंटा पहले ये सब क्या है? कमिश्नर जमशेद खान चीखे थे। बाहर खड़े कांस्टेबल और बाकी सब अफसर फिक्रमंदी से खड़े थे। सर, आग लग गई, पता नहीं कैसे। एक अफसर सर झुकाए हुए बोला था। जमशेद खान ने सामने पुलिस स्टेशन के अंदर आग की लपटें उठती देखी थी। इनका दिमाग भग से उड़ गया था। गुस्से ने नसें फूलने लगी थी। बाहर का कैमरा चेक किया, वो चीखे थे। सर, जी सर, लेकिन कुछ नहीं मिला, फुटेज गायब है। अफसर फिर से बोले थे। फायर ब्रिगेड आती आग बुझाने लगी थी। जमशेद खान का दिमाग माउफ हो रहा था। उसने सामने दुकान के बाहर नजर आते कैमरे को देखा था। वहाँ चलो। वो उस दुकान पर गए थे। वहाँ के मालिक से कैमरे की फुटेज देखने को बोला था। अब सामने फुटेज चल रही थी जहाँ एक आदमी आया और खुलेआम स्टेशन जला दिया था। रात का पहर था। इसके साथ 3 आदमी थे जिन्होंने कुछ कांस्टेबल और ऑफिसर बेहोश करने को पहले स्प्रे की थी। कमिश्नर लब भेज गए थे। सर, ये तो अलेक्जेंडर है, एक अफसर बोला था। जमशेद खान ने गुस्से से स्क्रीन को घूरा था। वो तेज़ी से वहाँ से टीम को ले निकले थे और अब वो यहाँ खड़े थे माहिल राना दी डेडली गैंगस्टर के सामने। उफ्स यार। दुकान पर लगे कैमरे में बस इसे एक सुराग था और वो एक रिंग थी जो माहिल की सबसे छोटी उंगली में थी और वही रिंग अलेक्जेंडर की उंगली में भी थी जिस पर बहुत छोटा सा एम लिखा हुआ था। अच्छा, एम से तो इसकी मामा का नाम है। खबरदार, अगर ऐसा कुछ करने की जुर्रत भी की तो अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम सब। ऑफिसर शराज राना याद है तुम्हें? उसने कहर ढाती नज़रों से सफ़िया बेगम की तरफ देखा था जो साकत सी उसकी आंखों में उतरे जुनून को देख रही थी। महा के लब धीरे से फड़फड़ा उठे थे। वो शख्स जिसकी जानिब दिल लपक रहा था, वो शख्स जिसकी मोहब्बत का दिल कहीं ना कहीं आह भर रहा था, वो शख्स धोखेबाज था। वो तो उसे मारने वाला था। क्या वाकई महा खान का वजूद उसकी नज़र में कुछ नहीं था? मेरी बेटी। सफ़िया बेगम आगे को बढ़ी जब उसने कहर ढाती नज़रों से उन्हें देखा था। ऐसी नज़रें जो खुद सर होती हैं, जो सब बर्बाद कर देने की अर्ज़ रखती हैं। ऐसी नज़रें। वो आपकी बेटी नहीं रही है। वो अब से नहीं, पिछले 1 माह से मेरी बीवी है। इसकी ज़िंदगी पर, इसकी मौत पर इस दुनिया में सिर्फ मेरा इख्तियार है। वो बोला तो लहजे में चंगारियाँ थीं। सब लोगों ने हैरानगी भरी नज़रों से महा को देखा। महा खान का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो नज़रें थीं या खंजर थे जो दिल में पेवस्त होते उसे लहूलुहान कर रहे थे। वो महा खान जो हर छोटी से छोटी बात पर रो पड़ती थी, आज साकत थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उस शख्स ने उसे वाकई धोखा दिया था। उसने तो कहा था उसके जीने मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहाँ वाकई वो सब सच था? कहाँ क्या महा खान वाकई बर्बाद होने चली थी? नाना, चली थी नहीं, बर्बाद हो चुकी थी। महा खान को अपना वजूद बेज़रर लगा था। महा, हाय मौत आ जाती उसे। और जिस घड़ी ये आदमी खुद में खुदा हो जाएगा, कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा। ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। तू कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाएगा।
अलेक्जेंडर की तेज भरी नज़रें सफ़िया बेगम पर जमी थीं। इसकी लहूरंग आंखों में बदले की आग थी, कनपट्टी की रगें सुलग रही थीं जब एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसने सामने देखा था। महा के मुंह से खून निकला था। सख्त काली आंखें लिए हुए वो सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसकी आंखें फैल गई थीं। महा ने खुद अलेक्जेंडर के हाथों पर दबाव देते गन चला दी थी। ये तो सफ़िया बेगम को नफ़रत से देख रहा था। होश कहाँ रहा था कब महा ने गोली चलाई थी, जो सीधा उसकी पेट में लगी थी। खून निकलता लाल जोड़े में बसता चला गया था। वो आंखों में बेयकीनी लिए पीछे की जानिब गिरती चली गई थी। अलेक्जेंडर ने उसकी काली आंखों में बहुत कुछ टूटता महसूस किया था। सब कुछ ठहर सा गया था। ये एकदम ही अब कुछ अंधेरों में ज़्यादा महसूस हुआ था। बटरफ्लाई, वो चीखा था। दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। अलेक्जेंडर को लगा जैसे सांसें किसी ने खींचकर दूर कर दी हों। दिल ने बुरी तरह पसलियों में सर पटका। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी ताकत पर। अब देख, वो पड़ी है ज़मीन पर, मरने लगी है। हो गया बदला पूरा, मुबारक हो। दिल ने बुरी तरह लताड़ा था। क्या सितम किया था ना आज उसने, सारे बदले एक साथ ले गई थी। अलेक्जेंडर की रूह ने बुरी तरह उसे झंझोड़ डाला था। दिल फट जाने के दहाने पर खड़ा था। अगर नफ़रत ही थी तो दर्द के टीसे क्यों दिल में उठ रही थी? क्यों लग रहा था जान अभी निकली, अभी वो मर गया? महा, जमशेद खान चीखते आगे को बढ़े थे। जब अलेक्जेंडर ने हवा में फायर किया, उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ गई थी, लेकिन चेहरे के तासुरात अब भी सख्त तर थे। वो लब भींच गया। जाने तो मुझे यहाँ से, वरना मर जाएगी वो बोला, और ये उसके आखिरी खुद गर्जी भरे अल्फाज थे जो महा खान ने सुने थे। वो आखिरी पिघला हुआ शीशा था जो कानों में पड़ता रूह तक को सुलगा गया था। वो नीम सा आंखों से अलेक्जेंडर को देखती फ़कत हंसती थी। वो शख्स तरसेगा मुझसे बात करने को, जिसने अपने लहजे से मेरा दिल दुखाया है। वो आंखें बंद कर गई थी। अब उसके सुर्ख आंचल के पार चेहरे पर डर नहीं था। वो अब सुकून, सदियों का फासला तय करने के बाद जो मंजिल मिल जाने का सुकून होता है ना, वो सुकून था। बटरफ्लाई, बहुत बुरा किया है तुमने। वो उसे बाजुओं में उठाते गन हाथों में पकड़े वहाँ से निकलता चला गया था। पीछे उसकी गाड़ी में बैठकर गायब होने तक घर वाले उसके पीछे आए थे। अलेक्जेंडर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। आज कोई देखे मुल्क पर कब्जा किए बैठे अलेक्जेंडर को तो हंसने लग जाए। वो सर्द शख्स बहुत गुरूर रखता था। चेहरे पर अब बार बार पलके छिपका रहा था। वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेल रहा था। दिल बंद होने लगा था। वो बेसुधी पड़ी थी। वो कह तो रही थी मार दो उसे, और आज वो मर गई। अलेक्जेंडर को दिल को किसी ने कुचल डाला था। क्या महा खान मर गई थी? क्या वो अलेक्जेंडर को वहशतों में छोड़कर मर गई थी, या फिर अलेक्जेंडर की वहशतों की वजह से मर गई थी? मैं गुरेज़ा हूँ मोहब्बत से तो सबब कुछ है, वरना कौन है जो चाहत का तलबगार नहीं होता। उसकी गाड़ी के पीछे कई सौ गाड़ियाँ थीं। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सड़क पर गाड़ियों का समुंदर हो, जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती की हिफाजत के लिए वो गाड़ियाँ हों। एक हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकते उसने बेहोश मध्यम सांस भरती हुई अपनी बटरफ्लाई को उठाया था। आंखों में सर्दपन था जो बढ़ता ही जा रहा था। इसकी गाड़ी रुकी ही थी जब पीछे वो कई सौ गाड़ियाँ भी रुक गई थीं। इनमें से आदमी बाहर निकले जो फुल असलह से लैस थे। वो कोई 200-300 आदमी थे जो हॉस्पिटल के आसपास बिखर गए थे। वो तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था और वो चीख रहा था। महा के बेहोश वजूद को एक स्ट्रेचर पर लिटाया उसने सर्द नज़रों से वहाँ सब लोगों पर एक नज़र डाली थी। इतनी अफरा तफरी की वजह से सब शौक खड़े समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर, वो दहाड़ा। एकदम सब होश में आ गए थे। जैसे इतने आदमियों को ऐसे चेहरों पर वहशीपन लिए देख वो सब लोग सहम गए थे। डॉक्टर, इतनी तेज़ पुकार सुनकर एक रूम से फ़ौरन बाहर निकले थे। क्या हुआ? डॉक्टर के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो वहशी लहू रंग आंखों से डॉक्टर को देख कम घूर ज़्यादा रहा था। अगर ये मर गई तो मैं तुम्हें इस अस्पताल समेत जला दूंगा। वो सर्द ठंडे ठार लहजे में बोला था। डॉक्टर सहम गया। उसने नर्सिस को इशारा किया था जो फ़ौरन ही स्ट्रेचर को खींचती आईसीयू में ले गए थे। डॉक्टर फ़ौरन ही आगे बढ़ा था। कासिम, ध्यान रखो यहाँ मेरा कोई भी दुश्मन ना पहुँच पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि 100 लोग भी 100 साल ढूंढते रहें बेना तब भी नहीं मिलेंगे। उफ़ल्ला, इतना सफाक। वो दांत पीसते हुए बोला था। उसके चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल इतनी मध्यम रफ्तारी से धड़क रहा था कि उसे शक हो रहा था कि उसका दिल धड़क भी रहा है या फिर वो बेजान हो गया है। उसने कासिम से सिगार लेकर सुलगाई थी। अपने अंदर की वहशत को धुओं में उड़ा रहा था। नज़रें सामने आईसीयू पर पड़ी थीं। वो लब भींच गया था। उसे इंतज़ार जहर लगता था। वो सिगार नीचे फेंक गया था। भारी सर कदम उठाती
सर्द कदम उठाती आईसीयू के सामने खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। डॉक्टर उसे देखते चौंका था। वो एक टेबल खींचते वहाँ बैठ गया था। उसकी काई जमी हेज़ल ग्रीन आंखें माँ के चेहरे पर थीं। डॉक्टर उसे बाहर भेजना चाहता था, लेकिन इसकी आंखों में देखते वो वहीं खामोश हो गया था। बटरफ्लाई, इतनी जल्दी नहीं। वो साइड स्माइल से हंसा था। आंखों में चमक पैदा हो गई थी। वो अजीब बेहिस शख्स था। नहीं, शायद बेहिस लफ्ज़ भी छोटा है। वाकई तुमने खुद को खुद ही मार लिया। तुम मेरी हो, तुम्हें मैं समझ नहीं आता बटरफ्लाई। जो मेरा है उसे मारने का, जिंदा रखने का हक भी सिर्फ मेरा है। तुमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। मतलब अभी भी यार गलत। इस यारी कब सुधरेगा? मुझे इसको देखना है बस, कैसे ये टूटेगा। इसे भी इससे मोहब्बत हो और ये छोड़े। वो लहू रंग आंखें उसके बेहोश चेहरे पर जमाए हुए लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। उसका दिल अजीब हो रहा था, लेकिन चेहरा वो सर्द ही था। हमेशा की तरह वो जज्बे छुपा गया था। उस काम में तो वो माहिर था, डेडली गैंगस्टर। वो एक अच्छा फनकार था। वो अपनी हर किरदार में पुरस्कार था। अब भी वो ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वो लड़की कहीं ना कहीं उसे हैरान ज़रूर कर गई थी। आखिर इतनी हिम्मत आ कैसे गई थी महाखान में? वो उठकर बाहर चला गया था। डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया। 2 घंटे हो गए थे। वो बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कमिश्नर चुप तो हरगिज़ नहीं बैठेगा, लेकिन इसके पास इस चीज़ का भी इलाज था। मज़ीद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। उन्होंने उसे अपने रूम में बुलाया था। अलेक्जेंडर ने माथे पर तेवरी चढ़ाई थी, जिससे डॉक्टर मनमना कर रह गया था। शी इज़ ऑल राइट, खुदा का शुक्र है बुलेट गलत जगह नहीं लगी। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिस कर देती। एक नेमत। डॉक्टर सुकून की सांस भरते हुए बोला था, क्योंकि सामने बैठे शख्स से उसे खौफ महसूस हो रहा था। अलेक्जेंडर ने एक नज़र डॉक्टर को देखा था। वो उसकी बात बहुत का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो तल्ख सा मुस्कुरा दिया था। आह, वो मुस्कुराहट क्या तल्ख भरी थी। मुस्कुराहट जैसे किसी के जिस्म से रूह खींच ले, जैसे तकलीफ़ की आखिरी हद। आप मिल लें प्लीज़। अलेक्जेंडर को वहीं बैठे देखकर डॉक्टर खुद ही घबराते हुए बोला था। वो उठा और पलट गया था। दरवाजे पर जाते उसने फिर से पलट कर देखा। डॉक्टर की आंखें खौफ से फैल गईं जब वो हल्का सा मुस्कुराया था, और अब वो मुस्कुराहट अजीब वहशत से लबरेज थी, किसी को भी खौफ में मुब्तला करने वाली पुरस्रार। वो बाहर निकल गया। दरवाज़ा धकेलते वो अंदर दाखिल हुआ था। उसने देखा महा खान की आंखें बंद थीं। वो पल भर को भी मुस्कुराया था। खैर था, वो आज बहुत मुस्कुरा रहा था, जबकि सामने लड़की अभी अभी मौत से बच कर आई थी। लड़की भी कौन? उसकी बीवी। वो भारी कदम लेते महा के पास आया था। चेहरे के पास से झुका। एक गहरा सांस भरा। रूह को मुअत्तर कर देने वाला दिल फरेब सहर। महा की बंद पलकें लरस गई थी। तुम जितना मर्जी नफ़ी करो बटरफ्लाई, लेकिन मेरे करीब आते ही तुम्हारी ये लरसती पलकें और शिद्दत से धड़कता दिल चीख चीख कर तुम्हें बताता है, महा खान देखो, अलेक्जेंडर आया है, तुम्हारा शौहर। वो बोला और साथ ही चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके माथे पर सुलगते लब रख गया था। वो कई लम्हे वैसे ही रहा था। महा का सांस रुक गया था। दिल की धड़कनें तेज़ इख्तियार करने लगी थी, करने के बजाय मध्यम पड़ गई थी। वो फिर मेरे छूने पर तुम्हारी सांस उखड़ जाना, तुम्हारी धड़कनों का मध्यम पड़ जाना मेरी बात पर मोहर लगा देता है। वो उसके माथे पर झुके ही बोला था। उसके लब हिलते हुए महा के माथे को छू रहे थे और इधर धड़कनें मध्यम पड़ती जा गई थी। वो लब हटा गया था। उसने देखा आहिस्ता आहिस्ता उसकी धड़कनें नॉर्मल होने लगी थीं। वो दांतों तले लब दबा गई। आंखें खोलो, हुक्म सादर करता लहजा। महा ने ज़ोर से आंखें मीची थीं। दिल था कि शिद्दत से फट रहा था। आंसू आंखों में कैद होते अब बाहर निकलने को मचल रहे थे। खोल दो आंखें, या फिर कुछ और ही चाहती हो तुम मुझसे? वो एकदम झुका था। उसके लब धीरे से उसके नरम गुदाज लबों पर छू गए। महा ने पट से आंखें खोली थीं। वो सीधा हुआ। आंखें खोलते ही आंसू रिहाई पाते फिसलते बालों में जज्ब होने लगे थे। इसकी आंखों में शिकवा था। बहती आंखें सहर तारी करती कशिश थीं। उनमें वो उसकी आंखें देख रहा था। वो उसकी आंखों पढ़ रहा था। महा को आंखों में सरकशी भर गई थी। एकदम ही आंखों में गुस्सा भर गया था। आंसू अब भी बंद हुए या वो उन्हें जब्त कर गई थी? रो क्यों रही हो? मर तो नहीं गया? वो आईब्रो झुकाकर बोला था। लब एक दूसरे में पेवस्त किए हुए था। काश। वो इतना ही बोली और वो धीरे से हंस दिया। महा ने सख्त गुस्सा और नज़रों से उसे हंसते चेहरे को देखा था। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? वो बोली और आंसू फिर से बह निकले थे। वो बेहिस थोड़ी थी जो आंसू जब्त कर जाती। तो वो नरम दिल लड़की थी, नाजुक सी, तितली जैसी। दिल टूट गया है क्या? वो आईब्रो झुकाकर बोला था। चेहरे पर चमक उभर गई थी। महा ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा था। एक लकीर भी न थी शर्मिंदगी की उसके चेहरे पर। क्यों किया तुमने ऐसा? वो इस मर्तबा चीखी थी, मगर इसके सुकून में कोई फ़र्क ही नहीं आया था।
तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मुझे जाना ही नहीं यहाँ से। वह ज़्यादती हुई थी, दिल पागल हो रहा था, चीख चीख कर कह रहा था, मिल गई तसल्ली, टूट गया भरम, देखा ना, नहीं परवाह उसे तुम्हारी। महा का वजूद नखाहत से तर हुआ था, सर चकराता महसूस हुआ, लेकिन हिम्मत न जाने क्यों मज़ीद पैदा हो गई थी। शायद सामने खड़े शख्स के सुकून की वजह से। इसने ड्रिप उतार फेंकी, बेड से नीचे उतरने लगी, हाथ से खून की नन्ही बूंदें निकलने लगी थी। अलेक्जेंडर ने जबड़े भींचे, उसे बाजू से दबोचे, वापस उसे बेड पर बिठाया था। ड्रिप वापस उसके हाथ में लगाई थी और सर्द चेहरा लिए बैठा था। महा ने सिसकते हुए उसे देखा था। आखिर मोहब्बत करने को यही मिला था। इसकी आंखों में खुद के लिए फ़िक्र दिखी थी। महा ने अब वो दूसरी बार हैरान हुई थी। वो शख्स क्या था, गैंगस्टर था या जादूगर? हटो, मुझे घर जाना है। एक हाथ से आंसू साफ करते वो उसके कंधे से पकड़े उसे साइड करने लगी थी। आंसू फिर से लड़क आए थे। पहली और आखिरी बार कहूँगा महा माहिल राना, तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिवा अब कोई नहीं है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा हंसना, सब अब मेरे साथ जुड़ा है। वो एक नज़र उसके रोते से सख्ते चेहरे को देखते आराम से बोला था। महा ने गहरी हिचकी भरा सांस भरा। शराफत की मुझ में थोड़ी कमी है, और जो थोड़ी बहुत है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए शराफत से समझा रहा हूँ। अब रेस्ट करो, फिर घर जाना है। वो उठता हुआ पलट गया था। महा ने उसकी पुश्त को नमी भरी आंखों से घूरा था। क्या वो उसके साथ रहेगी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं मर जाऊं, वो रोते हुए बोली थी। दिल इसकी बात पर हंस दिया। आखिर दिल ऐसा क्यों था? क्यों हमेशा उल्टी साइड पर जाता था? क्यों हमेशा उनके लिए तड़पता था जिन्हें परवाह नहीं होती थी? दिल का शायद दिमाग दुरुस्त नहीं होता। अलेक्जेंडर, तुम्हारे कपड़े। कासिम ने एक पैकेट उसके जानिब बढ़ाया था। उसने सपाट तासुरात से थाम लिया था। कितना मिस किया था ना उसने इन काले कपड़ों को। रंग उसे पसंद ही नहीं थे, उसे तो बस काला रंग पसंद था। अलेक्जेंडर, वैसे मानना पड़ेगा, कैसे बेवकूफ़ बनाया है तुमने कमिश्नर को। कासिम के चेहरे पर मुबहसम सी मुस्कुराहट थी। अलेक्जेंडर ने चमकती नज़रों से उसे देखा था। ये नज़ारा भी कासिम ने पहली बार ही किया था। बेवकूफ़ लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाया ज़्यादा मुश्किल नहीं। वो तंज़िया हंसा था। उसके जहन के पर्दों में सब चलता गया था। कैसे वो डिटेक्टिव बना, कैसे अपनी नफ़रत खुद के ही डेडली गैंगस्टर के खिलाफ जाहिर की, बस जमशेद खान का भरोसा जीतने के लिए। कैसे एक अपनी जिसामत के आदमी से उस दिन खून को गोली मरवाई, तभी तो गोली बाजू को छूकर गुजरी थी। आंखों का रंग तब्दील करना इतना भी मुश्किल नहीं था, बस कमिश्नर का भरोसा जीतने के लिए। और फिर वो माहिल राना बनना, हाय, काली आंखों को जाहिर करने के लिए वो लेंस, वो चेहरा छुपाने का मास्क लगाकर मैक ओवर करना, कमिश्नर के राज ना बताने पर अपनी गोली लगी बाजू को दुखते दर्द जाहिर करना, फिर सुकून से अपनी ही घर में थोड़ा तोड़फोड़ करवाना। वो जानता था कमिश्नर जमशेद खान इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करेगा। खुद को खुद ही किडनैप करवाना, फिर सुकून से फ़ाइल लेना, फ़ाइल में से नाम बदल देना। हा, कमिश्नर जमशेद खान के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि वो नकली फ़ाइल थी और नकली नाम। कमिश्नर ने न जाने कौन से लोगों को सस्पेंड कर दिया होगा। एशिया इतना ख़राब है ये। और सबसे बड़ा काम था कमिश्नर को मुकम्मल तरीके से यकीन में लेना। वो जानता था कमिश्नर इतनी जल्दी कहाँ मानेगा। फिर खुद पर गोली चलवाना उसके प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। अलेक्जेंडर के रूप में वो कोई और नहीं बल्कि उसके गैंग का ही आदमी था। हाइट, वेट, जिस्म का डील डोल सब अलेक्जेंडर जैसा था। और वो गोली कहाँ सच थी, और वो खून न जाने ब्लड बैंक में से वो किसका खून होगा जो एक नकली गोली लगने से उसके अंदर रखी खून की थैली फट गई थी। और वो पागल झल्ली सी लड़की, हाय, सच ही तो मान बैठी थी। फिर डॉक्टर को धमकाना, और सबसे अहम बात महा की थी जिसने अलेक्जेंडर दी डेडली गैंगस्टर को देखा हुआ था। वैसे भी वो बाहर मास्क पहन कर जाता था, सो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था। हेड सर पर पहने उसके आदमी ने आंखों में लेंस लगाए थे। उसके हेड देखते ही महा को लगा था वो अलेक्जेंडर है। माहिर राना बनकर उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके खिलाफ थी वो डिलीट कर दी थी। फिर इन खबरों को मौत के घाट उतार दिया था खबरियों को मौत के घाट उतार दिया था जो कमिश्नर जमशेद खान के इशारे पर काम कर रहे थे। कई लोगों तो कुल गैंग से ही थे। और फिर आखिरी में पुलिस स्टेशन में आग। लेकिन कमिश्नर इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। वो रिंग अलेक्जेंडर ने अपनी सबसे छोटी उंगली की तरफ देखा। वो रिंग महारोश की थी, इनकी माँ की आखिरी निशानी। वो उसे कभी भी नहीं उतारता था, लेकिन एक तरह से ठीक हो गया था। वैसे भी माँ के घर जाने वाला था, वो तड़पने वाला था।
तड़पाने वाला था सफ़िया बेगम को। वो दिल चीर देने चाहता था अपनी सफाके से सबका। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा खेल, वो जब भी महा के करीब होता था वो अपने असली रूप में होता था। अलेक्जेंडर उसके प्लान का अहम नुक्ता रात था। वो रात को माहिल राना के रूप में नहीं आता था सिवाय अपनी मेहंदी के दिन। तब उसे यकीन था जमशेद खान को इस पर यकीन होगा। यूं ही तो नहीं पूरे मुल्क पर काबू किए बैठा था। यूं ही तो नहीं वो अंडरवर्ल्ड में एक गैंगस्टर था। रूप बदलना, आवाज़ बदलना कहाँ मुश्किल था। इस सब के लिए तो बाकायदा उसने 10 से 15 लड़कों को ट्रेनिंग दी थी, आवाज़ बदलने का फ़न। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। वो लड़का जिसने अलेक्जेंडर पर गोली चलाई, उसने महा को छुआ था। इस वक्त, उस पल माहिल को लगा सब ख़त्म हो जाएगा, वो ख़ुद पर से इख्तियार खो देगा। वो उसे उसी वक्त मार देना चाहता था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो किसी को छूने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि वो ऊपर चला गया था। अलेक्जेंडर कपड़े लेता हुआ एक खाली सामान रखने वाले कमरे की जानिब बढ़ गया। अब दिमाग सेट था और दिल की कौन सुनने वाला था। मेरी बेटी, सफ़िया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। दानियाल, मेराज और जमशेद खान गए थे उसके पीछे, और इधर घर में सफ़िया बेगम बिलक बिलक कर रो रही थी। उन्हें होश ही नहीं आ रहा था ठीक से। एक माह को गोली लगी थी, ऊपर से अलेक्जेंडर का सच। हौसला रखो सफ़िया, लेने गया है ना जमशेद भाई, नूर बेगम ने हौसला देते हुए बोली थी। घर का हॉल यूँ खाली हुआ था जैसे वहाँ कभी कोई रौनक उतरी ही ना हो। खामोशी ही खामोशी, वीरानी ही वीरानी छा गई पल में। वाकई जहाँ डेडली गैंगस्टर होता था वहाँ वीरानी, तन्हाई, खौफ, ये सब तो आम था। रुखसार बेगम और नूर बेगम ने उन्हें सहारा दे रही थीं। आगा जी भी गम सम से बैठे हुए थे। गर्ज हर किसी को चुप सी लगी हुई थी। बस सफ़िया बेगम की सिसकियाँ हवा में गूंज रही थीं, दिल रोज़ सिसकियाँ। आरज़ू लबीचे अंदर गई थी, उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। वो माहा के कमरे में गई थी, बेड पर बैठे वो लब दबाए रोने लगी थी। अगर वो सबको बता देती तो ऐसा ना होता, और अगर अब बता दिया ना तो ना जाने कैसा होगा। वो मुसलसल दानियाल को कॉल कर रही थी, दिल बैठा जा रहा था, ना जाने महा किस हाल में होगी। जब हाथ में पकड़ा मोबाइल रिंग हुआ, आरज़ू ने फ़ौरन ही कॉल उठाई थी। हेलो हेलो दानियाल, महा मिल गई? वो इंतहाई तेज़ी से बोली थी। उसका दिल बंद हो रहा था। आरज़ू? दूसरी जानिब से सख्ती आवाज़ निकली थी। आरज़ू की आंखें हैरत से फैल गई थी, दिल मानो हलक में आ गया था। महा, क्या तुम ठीक हो? आरज़ू तेज़ी से पलके झुपकाए हुए आंसू रोकते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। महा की हिचकियाँ बंद हो गई थी। प्लीज़ मैम, रोना बंद करें, कोई सुन लेगा। पीछे से डरी सहमी सी आवाज़ उभरी थी। महा ने इस बात में सर हिलाया था। उसने बड़ी मेहनत समाजत करके नर्स से मोबाइल लिया था, हत्ता कि उसके पाँव तक पकड़ने को तैयार हो गई थी। तब नर्स ने तरस खाते हुए उसे मोबाइल दे दिया था। महा ने सुना बाहर से पुलिस की आवाज़ें माइक में गूंज रही थी, लेकिन वो जानती थी महा तक उनकी रसाई फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, और अलेक्जेंडर, वो तो उन्हें देख रहा होगा। तभी मौका पाते उसने आरज़ू को कॉल की थी। मैं ठीक हूँ आरज़ू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बाबा को नहीं पहुँचने देगा मुझ तक। काबू करने के लिए बावजूद महा फुट फुट कर रो रही थी। पास खड़ी नर्स परेशानी से उसे देख रही थी, जबकि दूसरी जानिब आरज़ू ने गहरा सांस भरा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरज़ू ने आंखें रगड़ी थी और बोल रही थी, और फिर बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। महा, ख्याल रखना, ओके, कुछ नहीं होगा। आरज़ू ने कॉल काट दी थी। कुछ तसल्ली दिल को मिली थी। अगर वो हॉस्पिटल में थी तो यकीनन वो माहिल या अलेक्जेंडर जो भी था, महा को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। आरज़ू आंखें साफ करती हुई गहरा सांस लेती पलट गई थी। कमरे से बाहर निकली जब 2 कदम के फासले पर नताशा सीने पर बाजू बांधे हुए खड़ी थी। आरज़ू के चेहरे का रंग फक हुआ था। तुम महा से बात कर रही थी आरज़ू? तुम्हें पता था महा का? तुम जानती हो वो कहाँ है? क्या तुम इससे पहले से हुए निकाह के बारे में जानती थी? नताशा का लहजा हद से ज़्यादा बुलंद था। वो लफ्ज़ों को अपने ही रंग देती बोल रही थी। वो लोग जो हॉल में बैठे थे, रो रहे थे, सिसक रहे थे, सब लोग खामोश हो गए थे। आरज़ू ने गुंग चेहरा ली नताशा के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट को देखा था। उसका दिल दिमाग माऊफ हो रहा था। सब लोग अपनी जगहों से उठ गए थे। दानियाल जैसे ही अब आगे आरज़ू के साथ क्या होगा यार, इस बंदी ने इतनी मेहनत तो करी है, अब दानियाल इसके साथ क्या करेगा, और ये पता नहीं बेचारी महा का भी क्या होगा। नॉवेल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आगे कंटिन्यू रखिएगा। जिसको भी पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपको नॉवेल कैसा लग रहा है। और नॉवेल का नेम मैं नॉवेल के लास्ट में ही आप लोगों को बताऊंगी, सो प्लीज़ आप इसके लिए मुझे फोर्स ना करें। मैं नॉवेल के लास्ट में आप लोगों को नेम खुद ही बता दूंगी। नॉवेल तो बहुत गजब चल रहा है। चलिए अब मिलते हैं इस नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।